हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू बाइनरीज एंड मैं हूं आप सबका दोस्त और आप सबका भाई रितेश कुमार। एंड आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। ये चैप्टर आपकी क्लासेस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। ये काफी ज्यादा वेटेज का चैप्टर है और बोर्ड्स में भी काफी सारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो बिना किसी रुकावट ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, हमारे दिमाग में जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली की बात करते हैं, हमारे दिमाग में क्या आता है? सबसे पहले इलेक्ट्रिकल बोर्ड है ना, जहां पे आप सब अपना फोन चार्ज करते हो, है ना, हेयर ड्रायर से बाल बनाते हो, राइट, या फिर आप एसी वगैरह फैन वगैरह ऑन करते हो, करेक्ट। तो अगर मैं आपसे बात करूं ये इलेक्ट्रिसिटी असलियत में होती क्या है, तो तब हमारे पास क्या जवाब आएगा? तो यहां पे एक चीज मैं ये कह सकता हूं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है? मेरा एक चार्ज है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक चार्ज है। अब इस चार्ज को अच्छे से समझने के लिए थोड़ा इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं कि असलियत में चार्ज होता क्या है। तो हमें यह पता है कि हमारे पास, मतलब मेरे पास एक एटम है, ठीक है। ये एक एटम का न्यूक्लियस है, ठीक है। एंड शेप कहां पे देख, ओके, ये मेरा एटम का एक न्यूक्लियस है। ये मेरे पास यहां पे एक, ये मेरे पास एक एटम है, न्यूक्लियस है यहां पे, एंड उसके आसपास ये उसका ऑर्बिट है ना। अब हमें पता है इस ऑर्बिट पर क्या एग्जिस्ट करता है? इलेक्ट्रॉन। और न्यूक्लियस में हमारे पास होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, राइट। इलेक्ट्रॉन हमारा कौन से चार्ज से होता है? नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, राइट। अब क्या होगा अगर मानो मैंने इस एटम पे, इस इलेक्ट्रॉन पे किसी तरीके का फोर्स लगाया, किसी तरीके का धक्का लगाया, ठीक है। तब क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन जो है ना बहुत ज्यादा जोर से वाइब्रेट करने लगेगा, ऐसे वाइब्रेट करने लगेगा। तो उसकी वजह से क्या होगा? एक टाइम ऐसा आएगा ये इलेक्ट्रॉन यहां से जंप कर जाएगा, अपना ऑर्बिट ही छोड़ देगा और कहां पे चले जाएगा? फ्रीली फ्लोट करने लग जाएगा। और इसको फिर आगे जाके एक और अगर एटम दिखा, ठीक है, तो उस एटम के ऑर्बिट के ऊपर जाके ये बैठ जाएगा, ठीक है। समझ रहे बच्चों? तो अगर एक चीज बताओ, यहां पे मैं ये कह सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन ने एक एटम से दूसरे एटम पे जंप मारा है, ठीक है। क्यों मारा है? क्योंकि उस पर कुछ ना कुछ फोर्स लगा है, कुछ ना कुछ उस पर ताकत लगी है ना। और मेरे को क्या पता, मेरे इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है, राइट। तो उस वजह से मैं ये कह सकता हूं कि मेरा इलेक्ट्रॉन जब जंप मारा, उसके साथ कोई चार्ज जंप मारा एक एटम से दूसरे एटम पे। एंड एक चीज मैं आपको बताऊं, जब ये चीज एक इलेक्ट्रॉन के साथ हो रही होती है, ये सारे इलेक्ट्रॉन के साथ हो रही होगी। एंड मेरा ये इतना सा पेन बनाने में लाखों करोड़ों अरबों बल्कि अनगिनत एटम्स लगते हैं। तो इन एटम में होंगे अनगिनत इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये अनगिनत इलेक्ट्रॉन जब साथ में ऐसे जंप 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 मारेंगे तो क्या होगा? एक फ्लो ऑफ चार्ज होगा, फ्लो ऑफ चार्ज। और इस फ्लो ऑफ चार्ज को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। आई होप आप सबको ये बात बहुत अच्छे से समझ आई होगी कि हम एक चार्ज को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। अब आओ इस चीज के बारे में थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है किसी भी मैटर की, ठीक है। कोई भी तरह का मैटर आपका इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, गेन कर सकता है, ठीक है। आप सबने लाइक बचपन में वगैरह हो ना, लाइक स्केल जैसा अपने बालों में रगड़ रहे, फिर वो पेपर्स को मूव करने की कोशिश करी होगी, राइट। या फिर अपने उस स्केल को रब करने वाले से हेयर वगैरह पे ऐसे उसको रब बोले ऐसे हवर करा होगा, तो आपने देखा होगा बाल लाइक खिंचते हैं उसके जगह,
वो क्यों होता है? वो भी होता है चार्ज की वजह से, ठीक है। अब इस चार्ज की वजह से ही उस मैटर में क्या आ जाती है? एक इलेक्ट्रिकल फील्ड आ जाती है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। हमारे चार्ज, मैंने जब आपको एटम समझाया, मैंने बता दिया आपके चार्ज दो तरीके के हो सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज, और वहीं पे प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है बच्चों। न्यूट्रॉन आपका न्यूट्रल रहता है। वहीं पे अब हमारे ये चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है? कूलम, ठीक है। चार्ज की ऐसा यूनिट होती है कूलम, और इसको हम लिखते हैं कैपिटल सी से, ऐसे करके। वहीं पे पूरे चैप्टर में आप चार्ज को जिस लेटर से डिनोट करोगे किसी फॉर्मूला वगैरह, वो है कैपिटल क्यू, ओके। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं एक स्पेसिफिक वैल्यू, ठीक है, जो कि है नेगेटिव की 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। ये बच्चों, ये वो चार्ज की वैल्यू है जो क्या होती है? एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पे होती है, ठीक है। इतना चार्ज एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पर होता है। यानी कि जब मेरा इलेक्ट्रॉन यहां से जंप मारा था, वो कितना चार्ज लेके जंप मारा था? नेगेटिव का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। और यहां पे हमें पता है जब हमारा एक्सपोनेंट में पावर माइनस में हो, तब उसका मतलब होता है मेरा जो डेसिमल है वो लेफ्ट की तरफ मूव करेगा, राइट। तो यानी कि कितनी ज्यादा छोटी वैल्यू है, ठीक है। इसको अगर आप इसको अगर एक्चुअल में लिखने जाओगे ना, तो ये वैल्यू आपका 0.19 टाइम्स जीरो आएगा, फिर आपका 1 और 6 आएगा। तो देख लो कितनी ज्यादा छोटी वैल्यू है ये। वहीं पे प्रोटॉन्स क्योंकि आपकी सेम वैल्यू होगी, बस किसमें होगी है? पॉजिटिव में, ठीक है बच्चों। अब यहीं पे अगर मैं आपको ये बोलूं कि मेरा एक सिंगल, ठीक है, मेरे चार्ज की वैल्यू क्या होती है? चार्ज की ऐसे यूनिट होती है कूलम, राइट। तो सर आप मेरे को ये बताओ कि मेरे एक कूलम में कितना चार्ज होता है ना? एक कूलम में कितना चार्ज होगा? तो अगर मैं ये बोले कि मेरे को वैल्यू निकाली कितने की? 1 कूलम की, और मेरे को ये पता है कि मेरे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, है ना। और मेरे को अगर मैंने एक वेरिएबल ले लिया, मान लो n, तो मेरा निकल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मेरा एक कूलम चार्ज होता है ना। तो इसकी वैल्यू आपकी कुछ 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स आएगी, है ना। मेरे इतने इलेक्ट्रॉन्स मिलाकर एक सिंगल कूलम ऑफ चार्ज बनाते हैं। देख लो मेरे 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, ये काफी बड़ी वैल्यू है, ठीक है। जब आपका पॉजिटिव में होता है एक्सपोनेंट, तब आपका डेसिमल राइट की तरफ मूव करता है, ओके। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे, अगर आप ये भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो, ठीक है, ये जो n में यहाँ पे ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो आपका ये जो वैल्यू है ये देगा आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है कि मेरे 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है ये। इतने मिलाकर आपका एक सिंगल कूलम ऑफ चार्ज बनाते हैं। अब इतने से हमें एक सिंपल सा फॉर्मूला पता लगता है, ठीक है। वो फॉर्मूला क्या है कि अगर मेरे को किसी भी चीज का नेट इफेक्टिव चार्ज निकालना हो, ठीक है, नेट चार्ज निकालना हो, तो उसकी वैल्यू सिंपली क्या हो जाएगी? चार्ज ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो मेरा नेट चार्ज की वैल्यू कि मेरा टोटल चार्ज कितना आ रहा है, वो होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे एक क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास, है ना। ये कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूइंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, कि मेरे कितने इलेक्ट्रॉन्स
कितने इलेक्ट्रॉन्स मिला के 1 कूलम का चार्ज बनाते हैं। और हमें पीछे से पता है फॉर्मूला के बाद नेट चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो आप सिंपली इसको मल्टीप्लाई करके आप वैल्यू निकाल सकते हो, है ना बच्चों, कि आपका नेट चार्ज आ जाएगा n मल्टीप्लाई बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻18 कूलम, राइट, है ना बच्चों। और यहां पे मैं तो एक सिंगल चार्ज निकालूं तो मैं क्यू की जगह 1 कूलम रख सकता हूं, है ना, राइट। अब अगर मैं इस वैल्यू को कैलकुलेट करूंगा तो ये वैल्यू मेरी उतनी आ रही है जितनी पीछे मैंने लिखी थी, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, और यही मेरा आंसर है। तो चलो अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अब मैंने पीछे तुम सबको बताया था कि मेरा फ्लो और चार्ज ही क्या होता है, करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे मानो एक नदी बह रही है, ठीक है, ऐसे नदी बह रही है, ठीक है, नदी में पानी अंदर रहता है, लाइक ऐसे ऐसे चलता जाता है ना, चलता जाता है। सिमिलरली चार्ज भी आपका वायर के अंदर ऐसे 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 चलता जाता है, ठीक है। तो वो एक किस्म का क्या हुआ, एक करंट ही तो हुआ, है ना। हम नदी के फ्लो को भी तो क्या बुलाते हैं, करंट बुलाते हैं, है ना। तो उसी तरह ये भी क्या है, एक करंट है, फ्लो ऑफ चार्ज भी, ठीक है। और करंट हमारा कैसे डिफाइन होता है, अगर मानो मेरे पास एक वायर, सिंपल सी वायर है, ठीक है। इस वायर में अगर मैंने बोला कि मेरा इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक मेरा कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, तो और कितने टाइम में कर रहा है, ठीक है, मैं बोलूंगा क्या है वो मेरा करंट है, ठीक है। और यही हमारा क्या होता है, करंट का फॉर्मूला भी, ठीक है। करंट का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, चार्ज अपॉन में टाइम, हमारा चार्ज अपॉन में टाइम। और बच्चों चार्ज को आप अपने पूरे चैप्टर में डिनोट करोगे कैपिटल आई से, ठीक है। कैपिटल आई से आप चार्ज को लिखोगे, एंड चार्ज की एसआई यूनिट आप हर बार क्या लिखोगे, एम्पेयर्स, ठीक है। क्या लिखोगे, एम्पेयर्स, ठीक है, AMPERE। और जिसको आप एम्पेयर्स को भी आपको कोई वैल्यू लिखनी है कि मेरा एक चार्ज, मेरा एक करंट है कितना, 10 एम्पेयर का, तो उसको आप ऐसे लिखोगे 10 और फिर कैपिटल A ऐसे लिखोगे, ठीक है बच्चों। और अब अगर मान लो मैं तुमसे पूछता हूं कि 1 एम्पेयर की क्या वैल्यू होगी, ठीक है, किसकी वैल्यू, 1 एम्पेयर की। मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि 1 एम्पेयर की क्या वैल्यू होगी। अब हमें पता है कि मेरा इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट यानी कि I इज इक्वल टू Q अपॉन में T, है ना, चार्ज अपॉन में टाइम। तो मेरा 1 एम्पेयर की वैल्यू तो यही होगी ना कि मेरे को 1 कूलम का चार्ज लगा 1 सेकंड में। इसका मतलब क्या है कहने का मेरा, कि मेरे को 1 कूलम का चार्ज यहां से यहां मूव करा, पूरी वायर में यहां से यहां मूव करा 1 सेकंड के टाइम में, ठीक है। कितने सेकंड के टाइम में, 1 सिंगल सेकंड। आप हमेशा 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 टाइम की ऐसे यूनिट सेकंड में लिखोगे, ठीक है। अगर आपको किसी भी और यूनिट में आपको टाइम दिया गया हो, मिनट में, आवर्स में, आप पहले उसको कन्वर्ट करोगे सेकंड्स में, फिर ही आप इक्वेट करोगे, ओके। नहीं तो आपकी वैल्यू थोड़ी ऊपर नीचे आएगी। तो 1 एम्पेयर की वैल्यू क्या आएगी, आपका 1 कूलम ऑफ चार्ज मूव करा है 1 सेकेंड ऑफ टाइम में, तब तो कट के आपको 1 वैल्यू आएगी, है ना। 1 बाय 1 भी तो 1 ही होता है या कुछ और होता है। चलो अब आगे। अब इसी तरीके से अब हमें पता है, ठीक है, हमें पता है, तुम्हें पता है, सबको पता है कि हमारा जो चार्ज होता है, ठीक है, उसी से हमारा करंट बनता है। और चार्ज हमारा कौन से साइन का होता है, नेगेटिव साइन का, है ना। चार्ज हमारा कौन से साइन का होता है,
नेगेटिव साइन का, अरे उल्टा लिख दिया, नेगेटिव साइन का, तो मैं ये कह सकता हूं कि जब भी मेरी एक बैटरी में, ठीक है, मेरा एक बैटरी में पॉजिटिव साइन होता है, मेरी अगर ये मैं बैटरी लूं यहां पे, ठीक है, यहां तो मैंने एक बैटरी ली, ठीक है, इसका ये पॉजिटिव एंड है और ये नेगेटिव एंड है ना। तो ये बैटरी में अगर मैंने एक वायर कनेक्ट कर दी इसके पॉजिटिव एंड से इसके नेगेटिव एंड में, ठीक है, तो मेरा जो चार्ज है, ठीक है, मेरा चार्ज कैसे फ्लो होगा, नेगेटिव से लेके पॉजिटिव तक। क्यों भैया, क्योंकि ये नेगेटिव है और हमें ये पता है कि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट टुवर्ड्स ईच अदर और लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, ठीक है। यानी कि अगर मैंने नेगेटिव के आगे नेगेटिव चार्ज रख दिया तो ये एक दूसरे को दूर कर देंगे, ठीक है, ये एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। वहीं पे अगर मैं नेगेटिव चार्ज के आगे मैंने पॉजिटिव चार्ज रख दिया तो ये नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे, पास में जाएंगे, ठीक है। और जनरली यही होता है, अगर नेगेटिव चार्ज से चीज पॉजिटिव तक जाती है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पूरा इलेक्ट्रॉन से बने, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसा होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो आपका चार्ज भी कैसे मूव करेगा, नेगेटिव से पॉजिटिव, ठीक है बच्चों। वहीं पे आपका करंट इसका पूरा उल्टा, ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है, ठीक है। आई होप आपको एक चीज अच्छे से समझ आएंगे होगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां पे अब हमारे पास एक क्वेश्चन है सिंपल सा, अ करंट ऑफ 0.5 एम्पेयर्स, अ करंट ऑफ 0.5 एम्पेयर्स इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट of an electric bulb for 10 minutes. Find the amount of electric charge that flows through the circuit. इन हमारे पास एक बल्ब दे रखा है और बोल रहे उस बल्ब का फिलामेंट है, वो आप सबको बच्चों को पता होगा, जो आपका बल्ब होता है, ठीक है, उस बल्ब के अंदर जो आपके ऐसे वायर लगी होती है ना, उस वायर पे आपका ऐसे जिर करके एक तार सी कनेक्ट होती है ना, टंगस्टन की, वो तार ही आपका क्या होता है, फिलामेंट होता है। तो ये जो फिलामेंट है, ठीक है, ये जो बल्ब मैंने जलाया, तो ये 0.5 एम्पेयर का बल्ब 10 मिनट तक जला, तो बताओ कितना इलेक्ट्रिक करंट इसने कंज्यूम कर रहा होगा। तो हमें पता है इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल्स टू Q/T, है ना। अरे वाह, कितने समझदार हो तुम लोग, ठीक है। करंट इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन में टाइम। चार्ज कितना दे रखा है हमें, 0.5 एम्पेयर्स का, सॉरी करंट कितना दे रखा है हमें, 0.5 एम्पेयर्स का, और कितने टाइम तक के लिए, कितने टाइम दे रखा हमें, 10 मिनट। तो हमें निकालना है कितना इलेक्ट्रिक चार्ज कंज्यूम करा होगा सर्किट ने, है ना। तो यहां पे हमें पता है कि हमारा चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी इलेक्ट्रिक करंट का क्या फॉर्मूला होता है, I इक्वल्स टू Q/T, है ना। और हमें दे रखा था कितना करंट दे रखा था, 0.5 एम्पेयर्स, और हमें निकालना है कितना चार्ज कंज्यूम कर रहा है, और टाइम दे रखा था हमें 10 मिनट्स का टाइम दे रखा था। और हमें पता है कि टाइम की हमारी यूनिट क्या होती है, सेकेंड्स। तो इस 10 मिनट्स को पहले हम कन्वर्ट करेंगे सेकेंड्स में, तो इसके लिए हमें से मल्टीप्लाई रहना होगा, किससे, 60 से, ठीक है, जिससे बोलो ना डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड क्लास फिर से ज्वाइन कर लो, ठीक है। 10 मिनट्स को आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे तभी वो सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर ले, अब क्यों, अगर यहाँ पे डिवाइड में चीज वहां जाके मल्टीप्लाई में, तो चार्ज इज इक्वल्स टू 0.5 मल्टीप्लाई बाय 600, 60 को 10 से मल्टीप्लाई होगा 600 तो आएगा। अब इसको अगर कैलकुलेट करोगे 300 कूलम ऑफ चार्ज, आपका जो वो फिलामेंट था वो 300 कूलम ऑफ चार्ज यूज कर रहा था। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। अब याद है पीछे मैंने जब आपको एटम्स का मैंने जो स्ट्रक्चर था वो बताया था, आपको मैंने वो बताया था कि इलेक्ट्रॉन पे एक किस्म का धक्का पड़ा था जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा था
एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन पर, है ना। तो ऐसे में भैया वो धक्का कौन सा था, वो धक्का ही था बेटा तुम्हारा क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या था वो, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस ही हमारा वो प्रेशर है या वो सिंपली वो फोर्स है जिसकी वजह से हमारे इलेक्ट्रॉन्स काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और एक एटम से दूसरे एटम पे जंप करते हैं, जिसकी वजह से क्या बनता है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का एक सिंपल सा फॉर्मूला मैं ये कह सकता हूं कि मैंने उस इलेक्ट्रॉन पे कुछ काम करा होगा, उसको हिलाने के लिए वहां से, है ना, मैंने कुछ ना कुछ उस पर जान लगाई होगी, कुछ ना उस पर काम करा होगा, जिसकी वजह से वो एक एटम से दूसरे एटम में कूदा, है ना या नहीं। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो मैंने उसके काम करा उस एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को हिलाने, और इलेक्ट्रॉन में क्या था, चार्ज, तो मैंने काम करा चार्ज को हिलाने के लिए, वही क्या है मेरा वोल्टेज, मेरा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है बच्चों, तो इससे मुझे एक सिंपल सा फॉर्मूला मिल जाता है कि वर्क डन अपॉन में चार्ज, कि मैंने कितना काम करा, ठीक है, मैंने कितना काम करा एक सिंगल चार्ज को मूव करने के लिए, वही मेरा क्या दे देता है, पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस तो आप वोल्टेज भी कहोगे, ठीक है, आप पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोल सकते हो, वोल्टेज बोल सकते हो, ठीक है। नहीं तो शॉर्ट फॉर्म में आप जो इसकी यूनिट लिखोगे वो आप वोल्ट भी लिखोगे। आपके बैटरीज वगैरह के पीछे कोई भी बैटरी होगी, कोई भी आपका इलेक्ट्रिक सोर्स हो गया, आपके जो बोर्ड वगैरह के बोर्ड में भी आता है ना पोटेंशियल डिफरेंस, वो आता है 240 वोल्ट का, ठीक है, आपने सुना होगा ये चीज, है ना, 240 वोल्ट। मेरी बैटरी है 9 वोल्ट की बैटरी है ना, या फिर गाड़ियों में 12 वोल्ट की बैटरी भैया लगा दो, है ना, गाड़ी में बैटरी खराब होता क्या होते हो, 12 वोल्ट की बैटरी लगा दी, है ना। तो वो वोल्ट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, कि वो 12 वोल्ट का धक्का लगाया इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है। तो वोल्टेज क्या हुआ मेरा, सिंपली कि मैंने कितना काम करा, वर्क डन करा एक चार्ज को मूव करने के लिए, ठीक है। तो अब मेरा वर्क डन, सर वर्क डन की क्या वैल्यू होगी, क्या यूनिट होगी, वर्क डन की बच्चा यूनिट होती है मेरी जूल्स, ठीक है, क्या यूनिट होती है, जूल्स, ठीक है। तो जूल्स भैया ने कहा था कि मेरा वर्क डन की यूनिट होगी जूल्स, ठीक है। तो यानी कि मैं अगर वोल्टेज ढूंढूं कि मेरा 1 वोल्ट की वैल्यू क्या होगी, तो वो होगी कि मैंने 1 वोल्टेज, मेरा 1 पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी कि मैंने 1 जूल का काम करा एक सिंगल कूलम ऑफ चार्ज को मूव करने के लिए, ठीक है। और ये मेरा फॉर्मूला सिर्फ बैठ रहा है कि मेरा वोल्टेज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज, है ना, कि मैंने एक जूल का काम करा जिससे मेरा 1 कूलम का चार्ज मूव कर गया, वही हो गया मेरा 1 पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। एंड पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसा यूनिट आप हमेशा क्या लिखोगे, वोल्ट, ठीक है। ऐसे यूनिट की आप वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसा यूनिट क्या लिखोगे, वोल्ट। ओके बच्चों, आप इसको डिनोट भी करोगे कैपिटल V से। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहां पे एक क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट, कि मैंने इसने कि कितना वर्क डन करना पड़ा, ठीक है, 2 कूलम ऑफ चार्ज को मूव करने में अक्रॉस 2 पॉइंट्स। जब भी आपको ये 2 पॉइंट्स पर लिखा जाए ना, 2 पॉइंट्स का मतलब सिंपल होता है, ठीक है, कि आपने एक सिंपल सी बैटरी ले ली, ठीक है, और उसके ऐसे एक वायर कनेक्ट कर लिया, ठीक है, मतलब हमने एक तार के एक एंड से दूसरे एंड तक आपने करंट भेजा, वही बस 2 पॉइंट्स का मतलब होता है, ठीक है। तो यहां पे बोला गया सिंपली कि आप कितना वर्क डन करना पड़ा 2 कूलम ऑफ चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाने में, जिसमें आपको पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, 12 वोल्ट का। तो चलो अब इसको कैलकुलेट करते हैं।
एक पेज ऐड कर देंगे यहाँ पे। हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन में चार्ज, है ना, वर्क पे अपॉन में चार्ज। तो हमें पीछे क्या वैल्यू लगी, मेरा 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगा, जिससे मेरा 2 कूलम ऑफ चार्ज मूव करा। तो बताओ वर्क डन कितना होगा, सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर दो, 12 टू 24, तो मेरा 24 जूल्स का वर्क डन करना पड़ा मेरे को 2 कूलम के चार्ज को मूव करने के लिए 12 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस की मदद से। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई है, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो सर अब आप मेरे को ये बताओ कि कितने तरह के हमारे पोटेंशियल डिफरेंस के सोर्सेज होते हैं, कि कहां कहां से मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस मिल सकता है। तो बच्चों इसका आंसर है जो जो आपके इलेक्ट्रिसिटी के सोर्सेज होते हैं वही आपके पोटेंशियल डिफरेंस के भी सोर्स होता है। आपको जहां जहां लगता है कि मेरे को बैटरी से करंट मिलता है, मेरे को सॉकेट से करंट मिलता है, मेरे को लाइक सोलर पैनल मैंने घर पे लगा रखे हैं, मेरे को उससे मिलता है, तो वो सारे ये आपके पोटेंशियल डिफरेंस के सोर्सेज हैं। ठीक है, तो अब यही चीज अब आगे करते हैं। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, तो अगर मैं हमको एक सिंपल भाषा में कहूं, ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट आपका एक ऐसा सिंपल सा पाथ होता है, ठीक है, ऐसा रास्ता होता है जहां पे आपने कई सारे डिफरेंट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जोड़ रखे, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जोड़ रखे, किससे, एक पावर सोर्स से, जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस पैदा करता है। ठीक है, चलो एक बार इसको और सिंपल में बोलता हूं। ठीक है, मेरा इलेक्ट्रिक सर्किट एक ऐसा कोई सा भी, ठीक है, कोई सा भी क्या होगा, एक पाथ होगा जिससे मैंने एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जोड़ रखा होगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक सर्किट के मेरे कई सारे डायग्राम्स हो गए। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट की क्या होगी, कई सारे डायग्राम्स हो गए। ठीक है, अलग अलग चीज जो भी हम कनेक्ट करते हैं उसके एक डायग्राम हो। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने घरों पे स्विच देखे हैं ना, हर जगह स्विच लगा होता है ना, कि स्विच दबाया पंखा ऑन हो गया, स्विच दबाया पंखा बंद हो गया, है ना, स्विच दबाया एसी ऑन हो गया, है ना। और यहाँ पे जिस जिसके क्वेश्चन आ रहा है कि भैया हमारे घर पे तो एमसीबीसी ऑन होता है ना, तो बेटा वो भी तो क्या है, एक स्विच ही तो एक तरह का एमसीबी है ना, और एक चीज के बारे में हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, कि वो भी कैसे काम करती है। उसी तरीके से तो स्विच का हमारा डायग्राम कैसा होगा, ऐसा कुछ। ठीक है, ये जो आपको ब्लैक कलर की लाइंस दिख रही है, ये है आपकी वायर। ठीक है, आपको अगर किसी भी वायर को रिप्रेजेंट करना है तो बनाओगे एक सिंपल सी ब्लैक कलर की वायर, ऐसे लाइन बनाओगे, और 2 पॉइंट पे एक ऐसा ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर बना दोगे। ठीक है, जब भी आपका स्विच ऑन होता है तो सिंपली ब्रिज बंद हो जाता है। ठीक है, आपका सर्किट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और आपका करंट फ्लो कर पाता है, आपकी जिसमें तार कनेक्ट होगी। ठीक है, और जैसे हमने स्विच बंद कर दिया आपकी तार कट गई, तो करंट नहीं जा पाएगा, एज ए वायरलेस की थोड़ी ना जा पाएगा करंट, है ना। करंट जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसे टच कराना पड़ता है तारों को। ठीक है, तो स्विच बेसिकली ऐसा ही है। ठीक है, आपको तार का कनेक्शन काट देता है। ठीक है, वहीं पे हम सब ने घरों में सेल देख रखा है ना। सेल क्या होता है, आपको आपके रिमोट वगैरह में डलने वाली जो छोटी सी बैटरी टाइप होता है ना, छोटा सा सेल होता है ना, तो वही उसका सिंबल आपका होता है कैसे, 2 पैरेलल डंडे। ठीक है, एक बड़ा वाला, एक उससे छोटा वाला। ठीक है, ये आपका बनाता है बैटरी। जो आपका बड़ा वाला लंबा वाला लेंथ वाला डंडा होगा, ठीक है, वो आपका होगा पॉजिटिव ऑफ द बैटरी, और छोटा वाला डंडा होगा आपका नेगेटिव ऑफ द बैट और नेगेटिव ऑफ द सेल। वहीं पे आपका बैटरी में क्या होता है, आप 2 या 2 से ज्यादा सेल को बस जोड़ देते हो। ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा सेल को जब आप जोड़ देते हो वो आपको बनाते हैं बैटरी। और बैटरी में सेम ऐसे ही सेल का डायग्राम आप 2 पेयर में इस्तेमाल करते हैं। आपने बड़ा डंडा खींचा, फिर एक छोटा, फिर एक बड़ा, फिर एक छोटा। जो सबसे आगे वाला डंडा होगा वो सबसे बड़ा वाला, वो आपका होगा पॉजिटिव एंड, सबसे छोटा वाला होगा आपका नेगेटिव एंड।
ओके, और यही आपका बना देगा एक बैटरी। लैंप और फ्यूज का डायग्राम आपके सिलेबस में नहीं है। वहीं पे एक होता है हमारा वोल्ट मीटर और एक होता है एम्प मीटर। वोल्ट मीटर और एम्प मीटर आपका बच्चा एक ही डिवाइस होता है, ठीक है, जिसकी मदद से हम इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज को मेजर करते हैं। हमारा वोल्ट मीटर इस्तेमाल होता है वोल्टेज मेजर करने के, किसी भी एक इलेक्ट्रिक सर्किट की पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए, ठीक है। वहीं पे एम्प मीटर उसी सर्किट में करंट मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। और उसका सिंबल बनाना बहुत इजी होता है, सिंपली सर्कल मारना है एंड वोल्ट मीटर में कैपिटल E लिख देना है, एम्प मीटर में कैपिटल A लिख देना सर्किट में, लाइक सर्कल में, ठीक है। फिर रेजिस्टर हमारे सिलेबस में है, बट इसका डायग्राम मैं आपको बाद में समझाऊंगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टर क्या होता है अभी आपको नहीं पता होगा एंड बाद में जाके थोड़ी ज्यादा सिंपलर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं और एक हम अपना खुद का एक सिंपल सा इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, एक सिंपल सा एक पाथ होता है जिसमें क्या होगा, आपके कई सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंस जुड़ सकते हैं और इलेक्ट्रिकल पार्ट्स जुड़ सकते हैं। किससे? एक इलेक्ट्रिकल सोर्स से, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के सोर्स से। तो यहां पे मैं एक सोर्स ले लेता हूं, हमारा बैटरी, ठीक है। मैंने बैटरी ले ली, ये उसका पॉजिटिव एंड और ये उसका नेगेटिव एंड। यहां से दोनों से मैंने वायर निकाल ली और इस पॉजिटिव वाली वायर को मैंने यहां पे कनेक्ट कर दिया एक स्विच से, ऐसे करके। ये मेरा क्या है, यहां पे एक स्विच बनाया है, मैंने बताया था ना, ऐसे ऐसे ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर है ना, वो होता है हमारा स्विच का। और यहां पे आगे जाके अब एक और मार्क का सिंबल होता है जो होता है बल्ब का, ठीक है। बल्ब का सिंबल आपका थोड़ा ऐसा होता है, थोड़ा आप में एक सिंपल सी है, ऐसे थोड़ा कर्व ऐसे करके, ये होता है आपका स्ट्रक्चर, एक सिंबल होता है बल्ब का, ठीक है। वहीं पे अगर आप में से कई सारे बच्चे बोलोगे कि सर फिर एलईडी का क्या होगा। एलईडी बच्चा, एलईडी की फुल फॉर्म होगी लाइट इमिटिंग डायोड। आजकल ये जो नई वगैरह आपकी ट्यूबलाइट्स आ रही है, जितने भी आपके फोन वगैरह में फ्लैश लाइट होती है, ठीक है, वो सारी यूज करती एलईडीज अपने अंदर, ठीक है। एलईडीज नई तरह की लाइक मॉडल लाइट्स होती हैं, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। और एलईडी का सिंबल आपका थोड़ा कैसे बनता है, एक ट्राइंगल और ट्राइंगल पे लास्ट में ऐसे डंडा, ठीक है। ये आपका सिंबल होता है LED का, यानी कि लाइट एमिटिंग डायोड। अब इसमें जो ये जिस साइड डंडा होगा आपका, वो आपका पॉजिटिव एंड होगा एंड जिस साइड आपका ट्राइंगल का बैक साइड होगा वो आपका होगा नेगेटिव एंड ऑफ द एलईडी। तो यहां पे अब मैं एक बल्ब को कनेक्ट करूंगा। बल्ब को कनेक्ट करने के लिए सिंपली ऐसे करके मैं यहां पे बल्ब का सिंबल बना सकता हूं, ठीक है। और बल्ब का सिंबल बनाने के बाद मैंने मानो यहां पे सोच रहा हूं एम्प मीटर और लगाता हूं, ठीक है। तो यहां पे ऐसे सर्कल बना के और यहां पे लास्ट में कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। ये मेरा बन गया इलेक्ट्रिक सर्किट। यहां पे मैंने क्या क्या यूज करा है, बैटरी यूज करी है जो मेरा पावर का सोर्स है, स्विच यूज करा है जो मेरे सर्किट को ओपन या क्लोज करेगा। अभी मैं बताऊंगा ओपन एंड क्लोज का मतलब क्या होता है। मेरा एक बल्ब है और मेरा एक एम्प मीटर है जो मेरा करंट को मेजर करेगा। अब यहां पे मैं बार बार ये वर्ड यूज कर रहा हूं ओपन या क्लोज, राइट। तो उसका मतलब क्या होता है, तो उसका सिंपली मतलब ये होता है कि देखो यहां पे आपका सर्किट कैसा सर्किट है, ये मेरा क्लोज सर्किट है। क्लोज सर्किट का नाम मतलब होता है जिसमें सारी वायर्स वगैरह कनेक्टेड हो, ठीक है। अगर मानो कहीं पे भी मेरे सर्किट में मेरी कोई भी वायर ऐसे कनेक्टेड ना हो, ठीक है, कहीं पे के बीच में कट आ जाए, वो मेरे ओपन सर्किट हो जाएगा, ठीक है। यानी मेरी इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट उस सर्किट में फ्लो नहीं कर पाएगी, तो वो मेरा एक ओपन सर्किट कहलाएगा। वही माना ही, तो जब मेरी वायर पूरी तरह से कनेक्टेड होगी तो वो मेरा एक क्लोज सर्किट कहलाएगा, ठीक है बच्चों। क्यों क्लोज, क्यों? क्योंकि मेरे इलेक्ट्रिक करंट को
पूरा एक पाथ मिल जाएगा, पूरा एक पाथ मिल जाएगा फ्लो करने के लिए। ठीक है, बस इतना ही था। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, अब हम बात करने जा रहे हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट का, जो कि है हमारा ओम्स लॉ। ठीक है, ये बच्चों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का। इस चैप्टर में ओम्स लॉ आपको ये कहता है कि मानो अगर मेरी एक कोई भी वायर है, ठीक है, उस वायर में मेरे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, इसकी मदद से पोटेंशियल डिफरेंस की मदद से, है ना, किस एक पोटेंशियल डिफरेंस मैंने बैटरी कनेक्ट करी थी वायर से, तो उस वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है वो उसके पोटेंशियल डिफरेंस, जो बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस दे रही है, वोल्टेज दे रही है, उसकी वजह से वो फ्लो कर रहा है ना। तो एक चीज़ बताओ, अगर मैं इसमें कॉमन सेंस लगाऊं और बोलूं कि अगर माना मैंने पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज बढ़ा दी, तो क्या मेरा करंट भी बढ़ जाएगा? अगर मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर मैंने वोल्टेज बढ़ा दी उस सर्किट की, तो क्या मेरा करंट भी बढ़ जाएगा? तो इसका जवाब है हाँ। ठीक है, जितना जोर का धक्का लगाएगा उतना जोर लेने इलेक्ट्रॉन फेंकेगा, है ना, हाँ है ना। तो यही बात हमारा ओम्स लॉ भी कहता है कि मेरा जो वोल्टेज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होगा करंट के। जब ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट वर्ड आता है ना, उसका मतलब ही होता है कि आपकी जब एक चीज बढ़ाई जाएगी लेफ्ट हैंड साइड वाली या राइट हैंड साइड वाली, तो आपकी ऑपोजिट साइड वाली चीज भी बढ़ेगी। ठीक है, वही पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कि अगर राइट हैंड साइड वाली बढ़ी तो लेफ्ट हैंड साइड वाली घटेगी। ओके, अब हमें साइंस में जब भी ये प्रोपोर्शनेट का साइन हटाना पड़े, प्रोपोर्शनल ऐसे ऐसे वाला हटाना पड़े सिंबल, तो हम लगाते हैं कांस्टेंट। ठीक है, और वो कांस्टेंट इस केस में क्या होगा? वो होगा आर। ठीक है, और इससे मेरे को एक सिंपल सा फॉर्मूला मिल जाता है, V इज इक्वल टू आई आर। अब तुम में से पूछोगे कि सर ये आर क्या है? ये आर है बच्चों रेजिस्टेंस। ठीक है, क्या है? रेजिस्टेंस। और यही मेरा मेन चीज है जो ओम्स लॉ डिफाइन करता है कि अगर मैंने किसी भी सर्किट में वोल्टेज बढ़ाए तो उस सर्किट की मेरा करंट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बट उसके साथ साथ उसकी रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी। ओके, तो चलो समझते हैं कि सर ये आप रेजिस्टेंस बात कर रहे हो वो है क्या। ठीक है, तो क्या कह रहे हो आप, रेजिस्टेंस होता क्या है? तो ये क्वेश्चन पे भी मौके से आएंगे, पहले हम रेजिस्टेंस समझ लेते हैं। रेजिस्टेंस हमारा एक किस्म का एक ऑपोजिट फोर्स होता है। ठीक है, मानो हमारे डेली लाइफ में हम चल फिर किसकी मदद से पाते हैं? फ्रिक्शन की वजह से, है ना। क्यों? फ्रिक्शन ही हमें पॉसिबल करता है कि हम चल पाए, है ना, हमारे पैरों में ग्रिप आ पाए। वरना तो आप अच्छा एक पैर भी नहीं रख पाओगे ना, फिसल जाओगे, है ना, फिसल भी नहीं जाओगे, आप चल ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके पैरों में ग्रिप ही नहीं बनेगी, है ना। तो उसी तरीके से रेजिस्टेंस भी क्या है? आपका करंट की डायरेक्शन में लगने वाले ऑपोजिट फोर्स है। आपका पोटेंशियल डिफरेंस कह रहे हैं कि मैं इस डायरेक्शन में चलूंगा, और रेजिस्टेंस कह रहे हैं नहीं, मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में तेरे को पुश करूंगा। ठीक है, यही चीज हमारा रेजिस्टेंस होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स। किसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स? इलेक्ट्रिक करंट की। और रेजिस्टेंस का हमारा ऐसा यूनिट होता है ओम्स। क्यों? क्योंकि ओम्स लॉ ने डिफाइन किया है इसको, और जिसका सिंबल होता है ना ओमेगा का, ऐसा ओमेगा का सिंबल होता है। ठीक है, ये ऐसा ऐसा सिंबल। ठीक है, अब हमने ये चीज देखी कि जहां जहां पे हमारा ऑपोजिट फोर्स लगता है, तो जो मेरा एनर्जी है, ठीक है, मेरा वो चीज जो इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ लॉस होगा, मेरी कुछ ना कुछ एनर्जी में लॉस होगा। इसको ऐसे समझो, कभी मेरा जो वायर में मैंने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, वो कुछ ना कुछ ताकत लगा रहा है, लगा रहा नहीं लगा रहा, है ना, ताकत लगा रहा है उस चार्ज पे ताकि वो मूव कर पाए, इलेक्ट्रिक करंट पे ताकि वो मूव कर पाए। वहीं पे रेजिस्टेंस ऑपोजिट फोर्स लगा रहे। तो एक चीज बताओ, ये ऐसे लड़ नहीं रहे होंगे वहां पे, है ना, एक दूसरे को लड़ के कैंसिल आउट नहीं कर रहे होंगे, है ना।
तो एक चीज बताओ, यहाँ पे जो मेरी एनर्जी लग रही है, पोटेंशियल डिफरेंस जो एनर्जी लगा रहा है मेरी यहाँ पे, वो मेरी थोड़ी कम हो रही होगी। क्यों? क्योंकि मेरे को वहीं पे और एनर्जी लगानी पड़ी, मेरी एनर्जी पूरी खत्म हो रही होगी। क्यों? किसकी वजह से? रेजिस्टेंस की वजह से। और हमने को सबको ये पता है एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो उसकी वजह से वो एनर्जी जाती कहाँ पे है? वो बेटा कन्वर्ट हो जाती हीट एनर्जी के रूप में। ठीक है, किसके रूप में? हीट एनर्जी के। मेरी वायर्स वगैरह जितनी भी वायर्स अब मैं देखी होगी, अगर ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आता है ना किसी एक वायर में, तो वायर गर्म हो जाती है ना, वायर गर्म होने लग जाती है बहुत ज़्यादा। तो वो गर्म ही इसलिए होती है, क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस ऑपोजिट फोर्स में लगा रहा होता है एंड कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस हो रहा होता है, और वो एनर्जी बस सिंपली कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हीट एनर्जी में। समझ गए? अब चलो इसी के बारे में आगे बात करते हैं, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम, व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। अब बच्चों यहाँ पे हमें पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज दे रखी है और बोल रखी है 5 ओम का रेजिस्टेंस लग रहा है उस इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो बताओ कि करंट कितना फ्लो कर रहा होगा। अब क्या कहते हैं, ओम्स लॉ के हिसाब से आपका फॉर्मूला क्या बनता? V इज इक्वल्स टू आई आर, वोल्टेज इज इक्वल्स टू करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस। तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा फॉर्मूला था V इज इक्वल्स टू आई आर, और वोल्टेज दे रखा था हमें 10 वोल्ट का और रेजिस्टेंस 5 ओम का। तो 10 वोल्ट इज इक्वल्स टू आई मल्टीप्लाई बाय 5 ओम्स। अब यहां की चीज मल्टीप्लाई में, तो वहां जाके डिवाइड में, तो I इज इक्वल्स टू 10 वोल्ट बाय 5 ओम्स। वैल्यू आ जाएगी क्या? 5 और 5, 5 टू 10, तो 2 एम्पेयर्स ऑफ करंट, ये आपकी वैल्यू आ गई। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब यहीं पे अगर मैं क्या चीज ऐसी होती है, एक क्या चीज होती है जो डिफाइन करती है कि क्या ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो एक्चुअल में रेजिस्टेंस को चेंज कर देते हैं किसी भी वायर में, किसी भी सर्किट में। तो सबसे पहला वो फैक्टर होता है आपका लेंथ का। ठीक है, हमारा कोई भी तरह की अगर वायर है, ठीक है, कोई भी तरह की अगर वायर है, उसमें जो रेजिस्टेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ ऑफ दैट वायर से। ठीक है बच्चों, कि जितनी ज्यादा मेरी वायर लंबी होगी उतना ज्यादा ही उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। यानी कि अगर मैंने लेंथ बढ़ा दी वायर की, मेरा रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। दूसरी चीज हमारी होती है कि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से। अब ये मेरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? मेरा कैपिटल ए, यहाँ पे मैं इसको लिखता हूं। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एक्चुअल में होता है मोटापा और वायर का। ठीक है, हाँ, किसके बारे में सोचने लगते हैं? मोटापा बोलते ही। यहाँ पे मोटापा जब भी मैं बोल रहा हूँ, ये मैं इसकी वायर की मोटाई बोल रहा हूँ। ठीक है, तो मेरी वायर जितनी ज्यादा मोटी होगी उतना ही कम रेजिस्टेंस है। क्यों? इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है। ठीक है, 1/a में है। ठीक है, तो जब भी मेरा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ा मेरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होने की वजह से बढ़ेगा। ठीक है, मेरी वायर पतली हुई तो मेरा रेजिस्टेंस बढ़ गया, मेरी वायर मोटी हुई तो मेरा रेजिस्टेंस कम हो गया। ठीक है बच्चों, इनवर्सली का ये मतलब होता है कि अगर एक चीज यहां वाली बढ़ी तो वहां वाली कम हो जाएगी, यहां वाली कम हुई तो वहां वाली बढ़ जाएगी। ठीक है, अब क्या मैं इन दोनों को साथ में लिख सकता हूं? हाँ जी, लिख सकता हूं। मैं ऐसे करके लिख सकता हूं, रेजिस्टेंस तो हमारा प्रोपोर्शनल होता है L/A से, है ना। कैसे प्रोपोर्शनल होता है? लेंथ बाय एरिया। लेंथ बढ़ाओगे तो मेरा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, वहीं पे एरिया क्रॉस सेक्शन कम कर दोगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। बट सर फिर भी यहाँ पे प्रोपोर्शनेट का साइन आता है, पसंद नहीं आ रहा है ये चीज, तो इसको हटा दो जरा,
तो चलो जी इसको भी हटा दिया। तो मैंने इसको हटा के क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए। ठीक है, ये जो मैंने पी का साइन बनाया ना यहाँ पे, इसको मैं बोलता हूं रो। ये जो पी का साइन है ये है मेरा रो। रो ये मेरा बताता है कि कौन से तरीके का मैंने सब्सटेंस यूज करा है। एक चीज बताओ, चीज भी तो मैटर करती है, तुम कौन सी चीज इस्तेमाल कर रहे हो। एक चीज बताओ, तुम सोच रहे हो कि भाई मैंने लक्कड़ इस्तेमाल कर ली, लक्कड़ में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, इंसुलेटर है ना वो एक इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें फ्लो नहीं करती ना इलेक्ट्रिसिटी। और तुम बोल रहे हो लक्कड़ यूज कर रहे हो, सर मैंने इसका एरिया क्रॉस सेक्शन भी कम कर दिया, मैंने लेंथ भी कम कर दी, तो रेजिस्टेंस तो मेरा कम होना चाहिए ना। सॉरी, मैंने क्रॉस सेक्शन बढ़ा दिया और लेंथ कम कर दी, मेरा इसमें इलेक्ट्रिसिटी तो फ्लो करनी चाहिए ना, क्या कहते हैं रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। अरे बुद्धिमान व्यक्ति, ये देखो रो मटेरियल सबसे ज्यादा मैटर करता है। रो ही तुम्हारा बताता है कि कितना, क्या वो मटेरियल जो है कंडक्टर होगा या इंसुलेटर होगा। अगर वो इंसुलेटर निकला, मटेरियल ही तुम्हारा इंसुलेटर निकला, तो लेंथ और एरिया मैटर ही नहीं करेंगे। और रो जितना ज्यादा अच्छा हुआ उतना ज्यादा तुम्हारी रेजिस्टेंस कम आएगा। ठीक है, अब मेरे को कमेंट में लिख के बताओ एक चीज कि क्या हमारे एक सर्किट में रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए, और क्यों होना चाहिए, इसका मेरे को रीजन लिख के रखो। अब चलो बात करते हैं हमारे टाइप ऑफ मटेरियल के बारे में। ठीक है, मटेरियल में हमें पता है दुनिया में हमारे पास 3 तरह के मटेरियल होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जब भी सुनते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, हम 3 तरह के मटेरियल की बात करते हैं। एक होते हैं कंडक्टर, एक होते हैं हमारे इंसुलेटर, और तीसरे तरीके होता है हमारे सेमीकंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर वो होते हैं हमें पता है जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो अलाउ करे, इंसुलेटर वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो अलाउ नहीं करे, और सेमीकंडक्टर जो अलाउ करे भी और नहीं भी। ठीक है, कुछ कंडीशंस पे जो अलाउ करते हैं। ठीक है, तो इसका ऐसे सेमीकंडक्टर का सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका वो होता है लाइक सिलिकॉन हो, जो आप सबके लिए कंप्यूटर चिप्स वगैरह में इंटेल और AMD जिसको यूज करके लाइक अपनी कंप्यूटर चिप्स बनाते हैं ना, आपके CPUs बनाते हैं, वो आपका सिलिकॉन यूज करके बनाते हैं। ठीक है, तो आपका सेमीकंडक्टर वहां पे यूज होता है कि वो कुछ कंडीशंस पे ही इलेक्ट्रिसिटी पे फ्लो वो अलाउ करेगा। ठीक है, तो वही बड़े हम आपके सिलेबस में खाली कंडक्टर इंसुलेटर है, तो कंडक्टर भी जब हम बात करते हैं, ठीक है, कंडक्टर आपके ऐसे मटेरियल होते हैं जिनमें आपका रेजिस्टेंस कम होता है। कम हो भैया, रेजिस्टेंस कम होगा तभी तो आपका बिजली फ्लो करना अलाउ करेगा, है ना। रेजिस्टेंस अगर बहुत ही हाई हो गया कहां से कर देगा, है ना। तो इंसुलेटर कौन से होंगे जिनमें रेजिस्टेंस काफी हाई होगा। ठीक है, तभी तो अगर आप लकड़ी में लाइक बिजली की तार लगाओ तो कुछ नहीं होता, है ना। वहीं पे मेटल में लगा के देखो, जब चिमक जाओगे उससे, है ना। अगर बैटरी से लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं, प्लग में लगाओ सीधा खत्म। ठीक है, तो कंडक्टर है ना एग्जाम्पल क्या होंगे, जितने भी तरह के मेटल्स होते हैं। ठीक है, आपकी सिल्वर हो गया, कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, ये सारे आपके कंडक्टर होंगे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इंसुलेटर कौन होंगे, रबर, ग्लास, प्लास्टिक। ठीक है, जिन भी चीजों में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे कुछ एलॉयज के बारे में। ठीक है बच्चा, एलॉयज हमारी जिंदगी में काफ़ी ज़्यादा यूज होते हैं। ठीक है, जो हमारा स्टेनलेस स्टील होता है वो हमें ऐसे ही नहीं मिल जाता दिन में, वो भी एलॉय है एक तरह का। ठीक है, वो भी कई सारे मेटल्स को मिक्स करके बना हुआ है, जिसकी वजह से लाइक हमें वो स्टेनलेस स्टील मिला है। स्टेनलेस स्टील जिसपे कभी भी आपका रस्ट ना रहे। ओके, तो उसी तरीके से एलॉयज को हम यूज करते हैं हमारे अलग अलग तरीके के एलिमेंट्स बनाने में। फॉर एग्जाम्पल हमने निक्रोम बनाया। ठीक है, निक्रोम हमारे ऐसा मेटल है, आप निक्रोम की वायर सुनी होगी, है ना, आपकी हीटर्स वगैरह में हुई। अब निक्रोम का फायदा क्या है, इसमें रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस ज्यादा हो तो ये ज्यादातर करंट को रोकेगा आगे जाने से, कि तू नहीं जाएगा आगे। तो उसकी वजह से क्या होगा, बहुत ज्यादा हीट एनर्जी पैदा होगी। और ये हीटर्स वगैरह में तभी यूज होता है। हीटर्स में आपका एक पहले आपने देखे होंगे कि पहले में ऐसे लाइक जो इलेक्ट्रिक कुकर वगैरह आते थे, वही लाइक जिसमें मेटल की वायर लगी होती थी। ठीक है, वहां पे भी यूज होते थे। ठीक है, इलेक्ट्रिक कुकर्स वगैरह भी, तो वहां पे भी निक्रोम वायर्स यूज होती थी। ठीक है,
तो ये क्यों होता है, ये बहुत ज़्यादा फिर हीट पैदा करेगा, जिससे क्या होगा, आपका गर्मी देगा ये, राइट, बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी देगा। तो इसका यहाँ पे एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये क्यों कर पाते हैं, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है। अब यहीं पे रेजिस्टेंस अगर मैं आपको बताऊं कि हम लाइक इलेक्ट्रिक सर्किट वगैरह में कैसे यूज़ करते हैं, हमारे एक्चुअल में रेजिस्टर्स दिखते हैं ऐसे। ये हमारे डिफरेंट तरह के रेजिस्टेंस होते हैं। इनमें डिफरेंट कलर कोडिंग होती है, ठीक है, आपके डिफरेंट कलर्स के जो ये आपका बने हुए, जैसे बीच वाले, ठीक है, ब्राउन ब्लैक ब्राउन, ठीक है, ये आपका रिप्रेजेंट करता है आपका 100 ओम के रेजिस्टेंस हो, ओके। इसका मेरा मतलब होता है 100 ओम्स ऑफ रेजिस्टेंस, ब्राउन ब्लैक ब्राउन कलर, ठीक है। इसी तरीके से डिफरेंट कलर्स आपका बताते हैं कि वो कितनी वैल्यू का रेजिस्टेंस कैरी करते हैं। अगर आपने ये रेजिस्टेंस, ठीक है, किसी भी सर्किट में लगा दे, आपने पॉजिटिव नेगेटिव इसमें कुछ होता नहीं है, ठीक है, आपने कोई भी एंड पॉजिटिव जोड़ दिया, दूसरा एंड आपने नेगेटिव में जाने दिया, तो उस सर्किट में आपका उतनी वैल्यू का रेजिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। और इसका इलेक्ट्रिक सर्किट में हमारा सिंबल कैसा होता है, ऐसा, ठीक है बच्चों, ये हमारा सिंबल होता है रेजिस्टर का, ठीक है, रेजिस्टर का, ओके। रेजिस्टर आपका वो डिवाइस जो रेजिस्टेंस पैदा करे, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। एंड आपके स्कूल वगैरह में आपने वेरिएबल रेजिस्टेंस का नाम सुना होगा, जिसको हमने रियोस्टैट बोला होगा, है ना, रियोस्टैट, ठीक है, आपने इसका सिंबल भी देखा होगा। और इसका सिंबल मत सिंपल है, आपको तो सिर्फ ऐसे एरो लाना है, नॉर्मल रेजिस्टेंस पे ऐसे ट्रायंगल में एरो बना देना है, ठीक है, ये आपका रियोस्टैट बन जाएगा, ठीक है। रियोस्टैट कुछ नहीं है, बस एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा रेजिस्टर जिसकी वैल्यू आप कंट्रोल कर सको, ठीक है। उसमें है ऐसा एक डायल सा लगा होता है, ऐसा एक लीवर सा लगा होता है, आप उसको जब ऐसे आगे नीचे करते हो ना, तो उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती है। यहाँ पे तो नॉर्मल रेजिस्टर में जो आपके सर्किट फिगर यूज होता है, वहाँ पे एक सिंगल वाला रेजिस्टर आपका एक फिक्स्ड वैल्यू देगा, ठीक है। वहीं पे रियोस्टैट आपका कोई बड़ा डिवाइस होता है, तो वो सर्किट में तो यूज़ नहीं होता, बट जब आप कोई नई चीज़ बना रहे हो, कोई नया तरह का चीज़ बना रहे हो, ठीक है, कोई डिवाइस बना रहे हो, तो तब वो टेस्टिंग वगैरह में काफ़ी यूज़ हो, ठीक है। तो रियोस्टैट वहाँ पे वेरिएबल रेजिस्टेंस देता है सर्किट में, ओके। आपने उसको सिंपली कनेक्ट करा है, अपनी मनचाहा वैल्यू से रेजिस्टेंस चेंज कर दिया, ठीक है। तो चलो अब इसी में हम आगे बढ़ते हैं, ओके। अब हम बात करने जा रहे हैं सीरीज एंड पैरेलल के बारे में, ठीक है। सीरीज और पैरेलल ये क्या है, इस पे बच्चा बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो सीरीज और पैरेलल को अच्छी तरीके से करके जाना, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सीरीज कनेक्शन की। यहाँ पे ये जो डायग्राम में आपका ये है एक सीरीज कनेक्शन का, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रखा है, आपके 3 रेजिस्टेंस है, ए बी और सी, ठीक है, R1 R2 और R3। ये सारे जब आपके एक के बाद एक ऐसे कनेक्टेड हो, ये जो एरो है सिंपली फ्लो ऑफ करंट को दिखा रहे हैं, ठीक है। आपके सर्किट में ये वैल्यू नहीं दे रही, बट रेजिस्टेंस के साथ नहीं लगे रहे, ये आपका फ्लो ऑफ करंट दिखा रहे हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना इस तरह के। ये 3 रेजिस्टेंस जब आपके एक के बाद एक लगे, तो वो आपका होगा रेजिस्टेंस, ठीक है, वो आपका होगा सीरीज कनेक्शन, ठीक है। ऐसे में रेजिस्टेंस किसमें, आपका सीरीज कनेक्शन में, ओके। तो सीरीज कनेक्शन में आपका जो करंट है, एक चीज बताओ, यहाँ पे ये जो आपने देखा पीछे, यहाँ पे आपकी करंट पे आपका फ्लो कर रहा है ऐसे, है ना। तो करंट के पास एक ही रास्ता निकलने के लिए, है ना। तो हर रेजिस्टर पे उसको अलग अलग जान लगानी पड़ेगी करंट को पास करने के लिए। क्यों? क्योंकि करंट आपका रेजिस्टर एक ऐसे डिवाइस होता है जो रेजिस्टेंस पैदा करे, वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो करंट हर रेजिस्टेंस पे, अगर मान लो उसकी अलग अलग वैल्यू, ये 100 ओम का है, 200 ओम का है, 300 ओम का है, तो 100 ओम पे उसको थोड़ी जान लगानी पड़ेगी, 200 और ज़्यादा है, 300 पे और ज़्यादा, है ना। बट उसको एक ही पाथ मिलेगा, है ना, एक ही पाथ मिलेगा। तो यहाँ पे आपका करंट तो सेम ही रहता है, ठीक है। जब तो करंट फ्लो करता है वो सेम ही करंट फ्लो करता है तीनों रेजिस्टेंस से, करंट में कोई चेंजेस नहीं आते, ठीक है।
बट वहीं पे आपका वोल्टेज डिवाइड करते हैं। क्यों भैया? क्यों? क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था, है ना, हमने फॉर्मूला देखा था ना, V इज इक्वल टू आई आर। अगर मेरा करंट सेम है, ठीक है, तीनों रेजिस्टेंस में जाने वाला करंट सेम है और मेरा रेजिस्टेंस मान लो डिफरेंट है, मेरे R1 100 ओम का है, R2 मेरा 200 ओम का है, R3 मेरा 300 ओम्स का है, और जितना ज़्यादा ओम का उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस। तो ये चीज़ बताओ, सेम करंट को ही धक्का मारने में ज़्यादा टाइम नहीं लगी, है ना। आप इसको ऐसे कंपेयर करो, R1 है आपकी सिंपल सी प्लेन रोड, ठीक है, आप उसमें मान लो एक साइकिल चला रहे हो, ठीक है, आप साइकिल चला रहे हो सीधी रोड पे, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बट जैसे ही थोड़ी चढ़ाई आ जाती है ना, थोड़ी सी चढ़ाई एरिया, थोड़ा लाइक हीट टाइप एरिया आ गया, है ना, या के पुल वगैरह आ गया, तब आपको ज़्यादा जान लगानी पड़ती है साइकिल पे। क्यों लगानी पड़ती है? क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपका एंगल पड़ गया, जिससे क्या हुआ, रेजिस्टेंस बढ़ गया, है ना। करंट तो वही रहा, साइकिल वही रही, बट आपने जो जान लगानी पड़ी, आपको जो वर्क डन करना पड़ा, वो आपका बढ़ गया, है ना। तो यही चीज ये भी शेयर है कि आपका डिफरेंट वोल्टेज अप्लाई होगी तीनों रेजिस्टर पर, बट करंट आपका सेम रहेगा सीरीज कनेक्शन में। ओके, तो यहां पे आप कैलकुलेशन कैसे करोगे? आप तीनों रेजिस्टर की वैल्यू दोगे और जो टोटल रेजिस्टेंस है आप उसको बस ऐसे सिंपली एड कर सकते हो। तो जो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है आप सिंपली क्या करें, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो जैसे मान लो आपके पास तीन रेजिस्टेंस है, 5 ओम का, 10 ओम का एंड 15 ओम का, तो आपका नेट रेजिस्टेंस पूरे सर्किट में कितना होगा? आपको 5 प्लस 10 प्लस 15 दैट इज इक्वल्स टू 30 ओम्स। आई होप आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी। बट वहीं पे आपका करंट डिफरेंट करेगा, सॉरी आपका वोल्टेज डिफरेंट होगा। अगर मानो यहां पे यहां मान लेते हैं पहला वाला आपका 10 ओम का है, ये आपका दूसरा वाला 5 ओम का है, तीसरा वाला आपका 15 ओम का है, ठीक है। अगर तीनों में जाने वाला करंट सेम है, ठीक है, तीनों में जाने वाला करंट सेम है, तो मैंने मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल 30 ओम मान लेते हैं, हाँ 30 ओम्स, सॉरी 30 एम्पेयर मान लेते हैं। तो यहाँ पे आप ओम्स वो लगा के अगर तीनों रेजिस्टेंस पे आप वोल्टेज कैलकुलेट करो, ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर वाले फॉर्मूला से, तो आपके वोल्टेज की वैल्यूज हर एक केस में अलग आएगी। पहले केस में आपका कितनी आएगी, करंट इनटू रेजिस्टेंस आपकी आएगी 300 वोल्ट। दूसरे वाले में आपको 30 इंटू 5 आपकी रहेगी 150 वोल्ट, है ना, एंड 15 इंटू 3 आपकी रहेगी 450 वोल्ट पीछे वाले रजिस्टर पर, है ना। तो हर एक पे वैल्यू डिफरेंट आ रही है, ठीक है। आपके पोटेंशियल डिफरेंस को डिफरेंट वर्क करना पड़ रहा है डिफरेंट रजिस्टर पर, उसको करंट को पार ले जाने में। यही पूरा कॉन्सेप्ट है सीरीज का। वहीं पे अब हम बात करते हैं पैरेलल के बारे में। पैरेलल कनेक्शन हम आगे ऐसे दिखता है, ठीक है। पैरेलल कनेक्शन में अगर आप अच्छे से देखो, यहां पे हमारे करंट को जाने के लिए तीन रास्ते मिले, एक ऊपर वाला, एक बीच वाला और एक नीचे वाला, है ना। तो ऐसे केस में आपका करंट डिवाइड हो जाता है पैरेलल कनेक्शन में, बट आपका वोल्टेज सेम रहती है। ओके, सेम लॉजिक है, ठीक है। पीछे सीरीज कनेक्शन में हमारा करंट सेम रह रहा था, क्यों? क्योंकि पाथ एक ही रह रहा था, है ना। यहां पे पाथ डिफरेंट जगह में डिवाइड हो जा रहा है। हमारे पास तीन रास्ते हैं करंट को ले जाने के, है ना। तो आपका वोल्टेज सेम रहेगी, बट आपका करंट डिवाइड हो जाएगा। आपके हर एक रेजिस्टेंस पे अलग वैल्यू ऑफ करंट आएगी, ओके। और यहां पे आप रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करो? पैरेलल केस में आप जो टोटल रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू होगी 1/R टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन। जितने भी नंबर ऑफ रेजिस्टर्स लगे हुए हैं आप उनकी वैल्यू 1/V करके लिख दोगे सिंपली। वो आपका, और सबको अगर आप ऐड कर दोगे वो आपका रहेगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। एज सिंपल एज दैट। आई होप आप सबको अच्छे से ये चीज समझ में आई होगी। तो
सीरीज में आपका करंट सेम रहता है बट वोल्टेज चेंज होती रहती है। पैरेलल में आपका करंट डिवाइड हो जाता है बट आपका वोल्टेज सेम रहती है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं इसी में ही। यहां पे अब हमारे पास एक क्वेश्चन है सिंपल सा। ठीक है, टू रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 2 ohm and 4 ohm respectively are connected in parallel. What is the equivalent resistance of the parallelly combined? हमारे पास दो रेजिस्टर्स हैं जो 2 ohm के एंड 4 ohm के, जो आपके पैरेलली लगे हुए। तो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। हमें पता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, तो चलो अब इसको सिंप्लीफाई करके 1/R टोटल 1.2 ohms प्लस 1.4 ohms। इसको अगर आप सिंपली कैलकुलेट करके आंसर जल्दी से बताओ मेरे को कमेंट सेक्शन में। तो चलो इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, आई होप तुम सब ने जवाब दे दिया होगा इसका कमेंट सेक्शन में। मेरे पास 2 ohms एंड 4 ohms का आ गया रेजिस्टेंस, तो मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 2 8 एंड 2 4 साइड, तो 4 प्लस 4 2 2 है ना, यही वैल्यू आएगी मेरी। तो 6/8, और अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू आएगी 1.33 ohms। ठीक है, आई होप आप सबका आंसर करेक्ट आ रहा होगा। ठीक है, यही आपकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी। आपको जो भी, अच्छा लास्ट स्टेप अगर मैं अच्छे से बताऊं कि लास्ट स्टेप में मैंने कुछ नहीं करा, 1 जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था मेरा, मैंने बस लास्ट में जो भी मेरी वैल्यू हुई मैंने उसको रेसिप्रोकल कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप कैलकुलेट करोगे आप इसी स्टेप में, लास्ट स्टेप में इसको आप ऐसे 8/6 लिख देना एंड फिर आप इसको कैलकुलेट करना, तब आपकी वैल्यू 1.33 ohms आ जाएगी। ठीक है, एंड यही एक सही तरीका है जाने का। आई होप आपको कोई भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आनी होगी इस टॉपिक में, पैरेलल सीरीज में। एक बार फिर से रिकैप करते हैं, सीरीज कनेक्शन में आपका करंट सेम रहता है बट आपकी वोल्टेज चेंज होती रहती है, बट वहीं पे आपका पैरेलल कनेक्शन में करंट चेंज करता है हर एक रेजिस्टेंस में बट आपका वोल्टेज सेम रहती है। आई होप आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। नेक्स्ट टॉपिक पे अब हम बात करने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये बच्चों एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि मैं आपको ये चीज बता चुका हूं ऑलरेडी कि जब आपका इलेक्ट्रिक करंट एक वायर में से फ्लो हो रहा होता है ना, रेजिस्टेंस उस पर ऑपोजिट फोर्स लगाता है, उसकी वजह से जो फोर्स आपका एनर्जी कैंसिल आउट होती है, राइट, वो आपकी कन्वर्ट हो जाती है किसमें, हीट एनर्जी में। वही है आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टिबल रेजिस्टेंस कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट। ओके, ये आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाए हीट में, और यही आपका होता है क्या, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो ऐसे में हीटिंग क्यों अगर करती है ये मैं आपको अच्छे से बता चुका हूं। क्यों? क्योंकि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, वो आपकी सिंपली जब एक कंडक्टर में से जा रहे होते हैं वो एक दूसरे का कलाइड करते हैं। ठीक है, दूसरे एटम वजह से कलाइड करते हैं, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस की वजह से बेसिकली, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका ऑपोजिट फोर्स होता है, एनर्जी लॉस होती है, बट एनर्जी एक्चुअल में लॉस नहीं होती, वो बस कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में। क्यों? क्योंकि हमें पता है एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, ओनली ही सिंपल रीजन। ओके, अब यही चीज आपकी कहाँ यूज होती है, आपकी हीटर्स में यूज होती है, सॉरी आपकी हीटर्स वगैरह में, टोस्टर्स में, आपकी जितनी भी लाइट बल्ब वगैरह हर जगह पे ये हीटिंग इफेक्ट हम यूज करते हैं। जितने हमारे पुराने दिन के बल्ब आते थे नहीं जिसमें फिलामेंट यूज होता था, ठीक है, उसमें जो आपकी टंगस्टन की वायर लगी होगी थी वो आपका यही कॉन्सेप्ट यूज करती थी, लाइट एंड हीट प्रोड्यूस करते थे। ठीक है, अगर आपने पुराने वाला बल्ब देखा होगा ना, आप अगर उसको 10 मिनट चला के छोड़े, फिर अगर आप उसको टच नहीं कर पाओ, वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। क्यों गर्म हो जाएगा? क्यों? क्योंकि वो इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। टंगस्टन की यही खासियत होती है कि वो हीट के साथ साथ लाइट भी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, उसी तरीके से हमारे आजकल के जितने भी टोस्टर्स होते हैं ना कि हीटर्स होते हैं, उनमें थोड़ा एक दूसरा मेटल निक्रोम वायर यूज होती है। ठीक है, निक्रोम वायर भी सेम करती है,
बस वो लाइट थोड़ी कम प्रोड्यूस करती है, वो ऑरेंज हो जाती है ऑफ कोर्स, बट वो क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस की वजह से हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करती है। ओके, अब इसी हीटिंग इफेक्ट की वजह से हमें सिंपल सा एक फॉर्मूला मिल गया, ठीक है। वो फॉर्मूला कैसे मिला है, अब मेरे को एक चीज़ बताओ, ठीक है। एक उसमें एक लेके जिसमें जिस भी डिवाइस में अगर तुम्हारी हीट जितनी ज़्यादा होगी, ठीक है, हीट उतनी ही ज़्यादा प्रोड्यूस होगी जितनी ज़्यादा उसमें रेजिस्टेंस होगा, है ना। और एक चीज़ बताओ, अगर उसी तरीके से मैं ये भी कह सकता हूँ कि जितना ज़्यादा मेरा करंट फ्लो करेगा कंडक्टर में से उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। अगर मैंने करंट की वैल्यू बढ़ा दी, है ना, उतना ज़्यादा ही तो रेजिस्टेंस उस पर काम कर पाएगा और उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर पाएगा। इसको और अच्छे से समझ पाओ, ये मेरे पास सेम वायर है, ठीक है, इसमें पहले 10 एम्पेयर का करंट डाल, ठीक है, क्या वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा या फिर मैंने सेम ही वायर में मैंने ज़्यादा करंट भेज दिया तो वो ज़्यादा करेगा, ज़्यादा वाला करंट करेगा ना। तो मैं ये भी कह सकता हूँ मेरा जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद सेफ करंट के स्क्वायर से, ठीक है। अब यही चीज़ को ना मैं साथ में लिखूँ तो मैं ये कह सकता हूँ मेरा जो हीट है वो मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे, आई स्क्वायर आर से। ये सुनो कि मेरा जितना ज़्यादा करंट होगा एंड जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ज़्यादा मेरी हीट प्रोड्यूस होगी, ये सुनो। और यही चीज़ को अगर मैं साथ में टाइम के साथ ले लूँ, मैंने टाइम भी कि मैंने जितना ज़्यादा टाइम लगा था उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। तो मेरे को एक सिंपल सा फॉर्मूला मिलता है, हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है, कि मैंने जिस भी कंडक्टर में जितना ज़्यादा करंट में भेजूंगा उसमें जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी, जितनी ज़्यादा देर तक मैं भेजूंगा उतनी ज़्यादा वो हीट प्रोड्यूस करेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। और यही हमारा फॉर्मूला है, हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है बच्चों। अब मेरी हीट भी क्या है, एक तरह की एनर्जी है, और मेरा पीछे वर्क डन किया था एक तरह की एनर्जी भी थी, तो मेरे दोनों की ऐसे क्या होगी, जूल्स, जिसको मैं कैपिटल जे से डिनोट करूंगा। तो मेरा हीट की ऐसा यूनिट होगी जूल्स, और हीट में ही बराबर होगी किसके, आई स्क्वायर आर टी के। यही है मेरा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहां पे एक सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ohms draws 15 ampere from the service means for 2 hours. Calculate the rate at which heat is dug up in the heater. सिमिलरली ये बोला है कि एक इलेक्ट्रिक हीटर है वो 2 घंटे तक चला, ठीक है, और उसने 8 ohms का उसमें रेजिस्टेंस है और उसने 15 एम्पेयर का करंट यूज करा। तो बताओ कितनी उसने हीट प्रोड्यूस करी होगी। और एक चीज बताओ, तो हीट जूल का हीटिंग का फॉर्मूला पता है, पता नहीं है सर, हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो इससे हम सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं ना, हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। हमें रेजिस्टेंस 8 ohms का एंड करंट 15 एम्पेयर्स का, तो ये बराबर हो जाएगा 15 एम्पेयर्स का स्क्वायर एंड रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस ऑफ 8 ohms फॉर 2 hours। टाइम में भी चीज़ को बताओ, टाइम हम घंटों में लेते थे हमेशा या हम सेकंड्स में लेते थे, हम सेकंड्स में लेते थे। तो इसको हम मल्टीप्लाई करोगे 2 hours को 60 मल्टीप्लाई बाय 60 से। तो चलो अब इसका जल्दी से मेरे को आंसर बताओ। आई होप आपने इसका आंसर अच्छे से कमेंट सेक्शन में लिख दिया होगा, ठीक है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज देखो, क्या मैं इसी फॉर्मूले को थोड़े और तरीके से लिख सकता हूं? तो एक चीज ध्यान, ठीक है, मेरे को पता है कि मेरा ई का फॉर्मूला है ई इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, है नहीं,
और ओम्स लॉ मेरा क्या कहता है, V इज इक्वल्स टू I to R। तो यहां पे अगर देखो किसी की ऐसी चीज को जो मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, बताओ क्या मैं यहां पे करंट को सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं? मैं करंट को ऐसे लिख सकता हूं, करंट इज इक्वल्स टू लाइक V बाय R। लिख सकता तो नहीं सकता, लिख सकता हूं। फर्स्ट तो यहां पे मैं करंट को सब्स्टिट्यूट अगर मैं ओम्स लॉ की मदद से, तो मेरा हीट इज इक्वल्स टू V बाय आर का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर टी, और मेरा एक आर, मेरा जो ये स्क्वायर है ये मेरा V स्क्वायर भी लगेगा एंड आर स्क्वायर भी, तो एक स्क्वायर से एक स्क्वायर तो कट हो गया, तो मेरा ये बच गया V स्क्वायर बाय आर टी, है ना? ऑफ कोर्स है ना, यही मेरा फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, तो हीट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, V स्क्वायर बाय आर टी। वहीं पे अगर मानो मैंने किसी और चीज को सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है, मानो यहां पे मेरे को एक और पता है, मेरा आई आर किसको रिप्रेजेंट करता है, मैंने ए के आई स्क्वायर को मैंने एक सिंगल आई लिख दिया। ठीक है, तो क्या मैं हीट को ऐसी लिख सकता कि मेरा आई का किसको रिप्रेजेंट करता है, वी को, वोल्टेज को। ठीक है, चलो इसको नॉर्मली लिखते हैं कि मेरा आई मल्टीप्लाई बाय आई मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी, ये नहीं होता है मेरा वी स्क्वायर आर टी। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता कि मेरा वी आई टी, हीट इज इक्वल्स टू वोल्टेज इंटू करंट इंटू टाइम, और यही मेरा फॉर्मूला है। क्यों? क्योंकि आई आर मेरा बराबर होता है किसके, वोल्टेज के, है ना? तो ये मेरे दो तरीके के और फॉर्मूले बन सकते हैं सेम एक सिंगल फॉर्मूला से ही, यूजिंग ओम्स लॉ। आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ में आई होगी। तो चलो आप आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कि फ्यूज क्या होता है, इलेक्ट्रिकल फ्यूज क्या होता है। देखो, इलेक्ट्रिकल फ्यूज एक थोड़ा ऐसे स्पेशल डिवाइस होता है जो क्या होता है, एक सर्टेन लिमिट तक का ही करंट फ्लो अलाउ करता है अपने अंदर से। अगर मानो ये मेरी पेंसिल, ठीक है, ये एक फ्यूज है, ठीक है, ये एक स्पेशल चीज है, ठीक है, इसमें मैं जब करंट पास कर रहा हूं, अगर वो एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा हो जाएगा ना, ये सर्किट को ब्रेक कर देगा। ठीक है, और स्विच की तरह ओपन हो जाएगा। ठीक है, जितने भी हमारे तरह के फ्यूज होते, ठीक है, उसमें क्या होता था, आपका ये जो वायर है ना, ये वायर मेल्ट हो जाती है। आप अगर पुराने घर में अभी भी रहते हो, आपके पुराने पुश्तैनी घर हो गया है, उनमें आजकल की डेट में भी ऐसे ही, ठीक है, फ्यूज लगे हुए हैं। ठीक है, अगर आप सबके पुश्तैनी घर है, पुराने घर है, ठीक है, पैसे वाली पार्टी होगा अगर आप, तो उसमें ऐसे फ्यूज ही लगे होंगे जिनमें क्या होता है ना, लाइक ऐसे लकड़ी का टुकड़ा होता है, आप उसको इंसर्ट करते हो, उसमें एक वायर डली होती है। ठीक है, वो वायर आपकी मेल्ट हो जाएगी एक सर्टेन लिमिट के बाद, एक सर्टेन करंट के फ्लो के बाद। वो क्यों होता है, एक फ्यूज ही आपका एक ऐसा ही डिवाइस होता है। ये असल में एक सेफ्टी प्रिकॉशन होता है। ठीक है, आपके घर में जितने भी टीवी वगैरह लगे हुए हैं, ठीक है, आपके जितने भी वॉशिंग मशीन, एसी वगैरह लगे हुए हैं, ठीक है, अगर वो ज़्यादा करंट उन तक पहुंच जाए ना, वो लाइक उनका जो लाइक अंदर की सर्किट भी होते हैं, अंदर ही डिवाइसेस होते हैं उनके अंदर, वो बर्न हो सकते हैं, वो जल सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो उतने इलेक्ट्रिक करंट को हैंडल करने के लिए बने ही नहीं है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, वो अप्लायंस खराब हो सकती है। तो ये फ्यूज एक प्रिकॉशन मेजर है, एक सेफ्टी मेजर है उसके खिलाफ बचाने के लिए। अगर ज़्यादा करंट पीछे से ये आएगा ना, ये सिंपली क्या करेगा, उस कनेक्शन को ही तोड़ देगा, कनेक्ट लाइक वायर को ही तोड़ देगा। एंड जो हमारी मॉडर्न एमसीबी है, ठीक है, वो भी सेम प्रिंसिपल पे काम करती है। ठीक है, आपका एमसीबी एक सर्किट ब्रेकर ही है। ठीक है, बस रीयूजेबल है, एक तरह का फ्यूज ऐसा है जो रीयूजेबल होता है। आपको जो पुराना तरह के फ्यूज होता था वो रीयूजेबल नहीं होता था, अगर वो एक बार लाइक उसकी वायर मेल्ट होगी ना, आपको वायर चेंज करनी पड़ती थी। बट आपका एमसीबी लाइक काफ़ी ज़्यादा रीयूजेबल था, आपको बस वो नीचे ट्रिप हो जाएगा एंड आपको उसको वापस अब करना पड़ेगा स्विच की तरह, वो आपको नॉर्मली वर्क करने लग जाएगा। ठीक है, ओके, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहीं पे हम बात करेंगे पावर की।
ठीक है। पावर अब क्या कहता है भैया, पावर मेरा एक सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है, एक सिंपल सा फॉर्मूला, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो ये कहता है कि अगर मैंने किसी एक चीज पे ताकत लगाई है, मैंने उस पर कोई काम करा है ना, किसी भी चीज के लिए मैं काम कर रहा हूं, ठीक है, और अगर कुछ टाइम तक मैं उस पर काम कर रहा हूं तो मैंने उस पर कुछ ना कुछ पावर लगाई होगी। अगर मानो मैं यहाँ पे किसी चीज को, एक चीज को मैं पुश कर रहा हूँ, ठीक है, किसी भी चीज को पुश कर रहा हूँ, तो मैंने उस पर कुछ काम कर रहा है, मैंने तो कुछ टाइम तक करा है, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट तक मैंने उस पर कुछ ना कुछ काम करता रहा हूँ, वर्क डन करता रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने उस पर कुछ ना कुछ पावर लगाई होगी, मैंने कुछ ना कुछ उस पर जान लगाई होगी। अब वो जान ही मेरी क्या होती है, पावर। और इलेक्ट्रिसिटी में हम पावर किस पे लगा रहे होंगे, इलेक्ट्रिक करंट पे, है ना। तो मैंने मेरे करंट को मूव करने में जो मैंने पोटेंशियल एनर्जी से वर्क डन करा, अगर मैं उसी को टाइम से डिवाइड कर दूं, उसी वर्क डन को, तो वो मेरा क्या दे देगा, पावर। तो पावर जो मेरा फॉर्मूला सिंपली आपको पता लग गया, पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन में टाइम, ठीक है, वर्क डन अपॉन में टाइम। और पावर एक तरह की क्या है, लाइक पावर एक सिंपली क्या है, एक यूनिट है बेसिकली। आप एक तरह से ये कह सकते हैं कि पावर इज द रेट एट विच इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी इज कंज्यूम्ड। ओके, किस रेट पे आपकी एनर्जी यूज जब होती है वो आपकी पावर है। क्यों, क्योंकि अगर आप कुछ काम करोगे, आप काम करोगे, कुछ टाइम तक करोगे, आपकी एनर्जी कंज्यूम होती रहेगी, आपकी पावर लगती रहेगी, है ना। तो आप धीरे धीरे आपको भूख लग जाएगी, आप थक जाओगे, है ना, यही चीज होगी। तो पावर आपका वही है, ठीक है। अब पावर को ही हमें पता है कि पावर में क्या ये हो रहा है, वर्क डन और टाइम। तो एक चीज बताओ, मेरे को पता है कि मेरा पावर इज इक्वल टू वर्क डन है अपॉन में टाइम, है ना। आपको पता है, मेरे को पता है, सबको पता है कि पावर का मतलब क्या है, वर्क डन अपॉन में टाइम। और आपको ये भी पता है कि मेरा वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होगा, वर्क डन अपॉन में चार्ज। पता है ना। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि मेरा वर्क डन क्या होगा, वर्क डन क्या होगा मेरा, वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय चार्ज होगा, नहीं होगा। तो चलो अब इसको यहां पुट करते हैं कि मेरा पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन मल्टीप्लाई बाय चार्ज अपॉन में टाइम। तो चलो इस हिसाब से मेरे को पता है कि मेरा पावर क्या है, पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन में टाइम, है ना। आपको पता है ये चीज, मेरे को पता है, आपको भी पता है ना, कि वर्क डन अपॉन में टाइम क्या देता है, मेरा पावर देता है। और उसी तरीके से तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरा वोल्टेज भी क्या होता है, वर्क डन अपॉन में चार्ज। तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरा वर्क डन किसके बराबर होगा, वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय चार्ज के, है ना। तो उसी तरीके से क्या मैं ये लिख सकता हूं कि मेरा पावर बराबर है किसके, वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय चार्ज डिवाइड बाय टाइम। लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता। अब एक चीज बताओ, चार्ज अपॉन में टाइम कहीं ना कहीं तो देखा सा लग रहा है ना, कहाँ देखा हो भाई, अरे ये तो करंट है ना। तो पावर इज इक्वल टू वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट, है ना। यही तो है तुम्हारा फॉर्मूला 3, ठीक है, कि पावर का फॉर्मूला आ गया वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट, ठीक है। और वही यहां पे भी लिखा हुआ है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हुई होगी। अब यहीं पे मानो हम यहां पे ओम्स लॉ और लगाते हैं, ठीक है। हमने अभी निकाला, ठीक है, कि हमने अभी निकाला कि हमारा पावर इज इक्वल टू वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट होता है ना। ओम्स लॉ मेरा क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई आर, है ना, वोल्टेज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाई बाय इट्स रेजिस्टेंस। तो
क्या मैं वोल्टेज को सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ? हाँ जी सर, जरूर कर सकता हूँ। तो यहाँ पे बन जाए आई मल्टीप्लाई बाय आई आर, दिस इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, है ना। इसी तरीके से मैं करंट को भी सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। करंट का मेरा फॉर्मूला ओम्स लॉ से बन जाता है V बाय आर, तो यहाँ पे वो मिल जाएगा पावर में, पावर इक्वल टू V स्क्वायर में आर। ठीक है, तो इससे मेरे को यहाँ पे दो फॉर्मूला नए भी मिल गए। ठीक है, आई होप आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हुई होगी एंड कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर डाउट फिर भी है अभी किसी भी टॉपिक में अभी तक पढ़ा है तो कमेंट सेक्शन में उसको जरूर लिखना। सब अब आगे बढ़ते हैं। अब ये एक क्वेश्चन चलो सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, एक बल्ब है, ठीक है, अ टॉर्च बल्ब, ठीक है, इज रेटेड 2.5 वोल्ट 750 मिली एम्पेयर। यहाँ पे एम ए दे रखा है, यानी कि मिली एम्पेयर्स। ठीक है, एंड इट्स पावर हमें कैलकुलेट करनी है, इसकी पावर कैलकुलेट करनी है, इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, और कितनी ये एनर्जी कंज्यूम कर रहा है अगर इसको 4 घंटे तक लाइट अप करा, इसको 4 घंटे तक यूज करा। तो एक चीज बताओ, हमें फॉर्मूला पता नहीं पावर का क्या होता है, V टू I, है ना, वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय इट्स करंट, है ना। रेजिस्टेंस का भी पता होता है, V इज इक्वल टू IR वाले फॉर्मूले से, ओम्स लॉ वाले से, अरे याद करो, है ना। V इज इक्वल टू IR से रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन में करंट। वहीं पे एनर्जी क्या होती है। अब एक चीज बताओ मेरी, ठीक है, हीट क्या थी मेरी, हीट क्या थी मेरी, हीट का मेरा क्या फॉर्मूला था। मेरा अगर पावर का फॉर्मूला मेरा V इंटू आई है ना, पावर इज गो टू V इंटू आई है। अगर मैंने दोनों तरफ टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो एक चीज बताओ, मेरा यहाँ पे हीट नहीं दे देगा, VIT है ना। बताओ, यहाँ पे जब हमने फॉर्मूला लिखा था हीट का, तो क्या लिखा था, वोल्टेज इंटू करंट इंटू टाइम, है ना। तो उसी के हिसाब से मेरा क्वेश्चन भूल गया, उसी के हिसाब से मेरा हीट भी क्या हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। सभी तो मैंने यहाँ पे पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम लिख रखा है। ठीक है, तो अब चलो इसको सिंपली कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब एक चीज देखो, जब हमें यहाँ पे मिली एम्पेयर दे रखा है, ठीक है, तो मिली एम्पेयर से एम्पेयर में जाने के लिए कुछ नहीं करना है, सिंपली कुछ नहीं करना है, बस इसको डिवाइड बाय 10 कर दे। ठीक है, तो आपकी अदर डिवाइड बाय 1000 कर रहा है। अगर आपको 750 वैल्यू दे रखी है, डिवाइड बाय 1000 कर दोगे मिली एम्पेयर से एम्पेयर में जाने के लिए, तो सिंपली क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी, 0.75 एम्पेयर। अब चलो जल्दी से इसको कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिखो। लिख दिया, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब चलो बात करते हैं कि अगर तुम्हारी पावर एक तो सीरीज में हो या तो पैरेलल में हो, तो क्या डिफरेंस आएगा। तो मेन डिफरेंस कुछ नहीं आएगा। जैसे अगर पीछे याद करो, मैंने जो रेजिस्टेंस तो मैं बता रहा था, तब मैंने बोला था सीरीज में करंट तुम्हारा सेम रहता है और वोल्टेज तुम्हारी अलग अलग वैल्यू आती है। बट वहीं पे पैरेलल में तुम्हारा क्या होता है, करंट तुम्हारा अलग अलग वैल्यू का आता है बट वोल्टेज सेम आती है। तो यहाँ पे भी वही वाला लॉजिक रखो। ठीक है, पावर भी तुम्हें ऐसे ही कैलकुलेट करनी है। ठीक है, यहाँ पे सीरीज जब तुम्हें कनेक्शन दे रखा हो, तब तुम क्या करोगे, करंट को सेम रखोगे ना, हाँ, और वोल्टेज को कैलकुलेट करके अलग अलग वैल्यू से निकालोगे। और पावर का फॉर्मूला भी तब तुम क्या यूज करोगे, बताओ, तुम यूज करोगे आई स्क्वायर आर वाला। ठीक है, जो हमने पीछे यहाँ पे फॉर्मूला करा था पावर का था कि आई स्क्वायर आर, क्यों, तुम वही फॉर्मूला यूज करोगे जिसमें तुम्हें एक वैल्यू कांस्टेंट में दे दी हो। ठीक है, तो सीरीज में तुम फॉर्मूला यूज करोगे आई स्क्वायर आर गॉट इट, एंड हर एक रेजिस्टेंस पे तुम डिफरेंट आर की वैल्यू पुट करोगे। ठीक है,
I²R1, I²R2, I²R3, ऐसे करके मैंने P1, P2, P3 निकाल लिया और लास्ट में तीनों पावर को बस ऐड कर दिया, वो पूरे उस सर्किट की पावर होगी। वहीं पे पैरेलल में तुम्हारी कौन सी वैल्यू कांस्टेंट होती है जो चेंज नहीं करती? वोल्टेज और करंट चेंज करता रहता है अलग अलग रेजिस्टेंस में। तो यहां पे तुम वोल्टेज V²/R वाला फॉर्मूला लिखोगे, ठीक है। सीरीज में तुम लिखोगे P = I²R और यहां पे तुम लिखोगे P = V²/R। ओके, अच्छा समझ में आ गया। एंड लास्ट में तीनों पावर को बस ऐड कर दोगे, एज सिंपल एज दैट। यहां पे भी तुम सेम ही करोगे, V²/R1 V²+V²/R2 की निकालोगे वैल्यू, V²/R3 की वैल्यू निकालोगे। ऐसे करके तीनों रेजिस्टेंस से डिफरेंट पावर की वैल्यू निकाली, P1, P2, P3 एंड Pn, जितनी मर्जी वैल्यू। फिर लास्ट में जाके तीनों पावर को बस सिंपली ऐड कर दोगे, जिससे पावर तुम्हारी टोटल सर्किट की पावर आ जाएगी। ओके, आई होप आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं आनी होगी। ओके, अब लास्ट टॉपिक करते हैं, ठीक है। वो है हमारा किलोवाट आवर का, ठीक है। अभी मैंने जब तुम्हें पीछे बताया है ना कि अगर हम पावर के साथ टाइम मल्टीप्लाई कर दे तो वो हमारा एनर्जी का फॉर्मूला दे देगा। कौन सी एनर्जी? मैंने वहां पे हीट एनर्जी बोल रहा, राइट। क्यों? क्योंकि वहां पे क्वेश्चन में हमें निकालनी हीट एनर्जी थी, है ना। तो हीट भी तो क्या है, एक तरह की एनर्जी ही है ना। तो मैं अगर हीट लिखूं या फिर मैं अगर हीट लिखूं ऐसे H लिखूं या फिर मैं कैपिटल E एनर्जी का लिखूं, बात बराबर है नहीं है? बराबर है, क्योंकि दोनों क्या है, एनर्जी पे। और हमें पता है एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, VIP। और VI किसका फॉर्मूला है, पावर का। तो मैं ये लिख सकता हूं कि एनर्जी इज इक्वल्स टू P × T, मतलब पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। वो होगा मेरा एनर्जी का फॉर्मूला। और वही चीज यहां पे भी लिखी है। एंड इसी चीज को अगर आप ओम्स लॉ से सब्स्टिट्यूट करोगे वैल्यूज को, तो आपका I²RT एंड V²/R मल्टीप्लाई बाय T, वही सेम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के फॉर्मूलास आ जाएंगे, ठीक है। अब एनर्जी जैसी जितनी हमारी हीट की एनर्जी थी ना, वही सेम हमारी यूनिट ऑफ एनर्जी जो हमारी हीट की थी, वही सेम यूनिट किसकी है, हमारी एनर्जी की भी है, क्योंकि दोनों ही है मशीन, है ना। तो दोनों की ऐसा यूनिट क्या होगी, जूल्स। अब हम बात करते हैं किलोवाट आवर की, ठीक है। किलोवाट आवर है क्या? इसका सिंपली मतलब बनता है कि मेरा पावर है, ठीक है। मेरे पावर की ऐसा यूनिट क्या होती है, वॉट, ठीक है। पावर की ऐसा यूनिट क्या होती है, वॉट, ठीक है। इसको हम कैपिटल W से ही लिखते हैं, ठीक है। तो जब भी मैं एक 1000 वॉट लूंगा, ठीक है, मैंने 1000 वॉट यानी कि 1000 पावर ले ली मैंने, ठीक है, और उसको मैंने टाइम से मल्टीप्लाई करा, वो मेरा वॉट आवर बन गया, है ना। एंड मैं वॉट आवर बोल रहा हूं, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं, वॉट आवर, ठीक है। क्या बोल रहा हूं, वॉट आवर। वॉट आवर मतलब मैंने जितनी भी मेरी पावर आई उसको मैंने नंबर ऑफ आवर से मल्टीप्लाई कर दिया, वो मेरा देगा वॉट आवर, ठीक है। वॉट आवर, वॉट आवर। एंड जब भी मैं इस वॉट आवर को मैं किलोवाट आवर यानी कि 1000 के रूप में लिखूंगा, तो वो मेरा देगा वैल्यू एक यूनिट की, ठीक है। तो इसको मैं और इससे सीधे में बताऊं, हमें पता है पावर की ऐसा यूनिट क्या है, पावर की ऐसा यूनिट है मेरी वॉट। अब इस वॉट को ही मैं जैसे मल्टीप्लाई नंबर ऑफ आवर्स से, ठीक है। अब मान लो मेरी कोई भी हाइपोथेटिकल वैल्यू है, ठीक है। मान लो मेरी वैल्यू आ गई 3600, ये वैल्यू मेरी आ गई। अब इसी को अगर मेरे को किलोवाट आवर में क्या कहते हैं लिखना है, मतलब कि 1000 के रूप में लिखना है, मैं सिंपली क्या कर सकता हूं, इसको 1000 से डिवाइड कर सकता हूं। तो मेरी किलोवाट में आवर में कितने आ गई वैल्यू,
मेरी आ गई 3.6 किलोवाट आवर, 3.6 किलोवाट आवर, एंड मेरा 1 किलोवाट आवर ही मेरा होता है 1 यूनिट। ओके, तो यहां पे मेरे पास कितनी यूनिट थी? 3.6 यूनिट्स। ओके, अब आपके शहर में, आपके स्टेट में, आपकी लाइक जितने भी सिटी वगैरह में, आपके घर पे जो भी आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, हर बिल में हर एक जो आप बिजली कंज्यूम करते हो, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हो, उसकी कुछ ना कुछ प्राइस होता है कि 9 रुपये पर यूनिट, 10 रुपीज पर यूनिट, ठीक है, 15 रुपये पर यूनिट, है ना। तो वहां पे जो मैं यूनिट खोल रहा हूं वो क्या है? मेरी किलोवाट आवर। तो वहां पे सिंपली क्या करना है आपको? जितने भी आपकी किलोवाट आवर में वैल्यू आई उसको आप मल्टीप्लाई में अगर प्राइस से कर दोगे, मल्टीप्लाई प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से कर दोगे, तो आपका टोटल कॉस्ट आ जाएगी इसकी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड की। ओके, अगर मान लो यहाँ पे मेरी 10 होती, मैं 3.6 को मल्टीप्लाई 10 रुपीज पर यूनिट से करा होता मल्टीप्लाई, तो 36 रुपीज मेरी कॉस्ट आ जाती 3.6 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज करने की। ओके, आई होप आपको अच्छे से चीज समझ में आई होगी। अब इसी तरह यहां पे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पेयर फ्रॉम अ 220 वोल्ट लाइन, डिटरमाइन द पावर ऑफ द मोटर एंड द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर्स। एक सिंपल सी इलेक्ट्रिक मोटर है जो 5 एम्पेयर का करंट एक 220 वोल्ट की लाइन से लेती है, ठीक है। 220 वोल्ट की आपकी पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, 5 एम्पेयर का करंट आता है। कितनी देर तक के लिए आ रहे हैं मोटर? कितनी देर तक के लिए चल रही है? 2 घंटे तक के लिए चल रही है। आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है इसमें? सबसे पहले पावर कैलकुलेट करनी है, ठीक है, फिर एनर्जी कंज्यूम करनी है, एंड देन आपको एनर्जी कंज्यूम इन किलोवाट आवर कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हमें पता है कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है मेरा? वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट, है ना। और कितनी वोल्टेज रखी मैं? तो यहाँ पे 220 वोल्ट और 5 एम्पेयर का करंट, तो 220 मल्टीप्लाई बाय 5 विच इज इक्वल्स टू 1100 वॉट। अब दूसरी चीज हमें बोल रखी है एनर्जी कंज्यूम्ड इन जूल्स। उससे पहले मैं तीसरी चीज एनर्जी कंज्यूम्ड इन किलोवाट आवर निकाल लेता हूं, ठीक है। तो अगर मेरे को एनर्जी कंज्यूम्ड इन किलोवाट आवर बोल रखी है, ठीक है, तो मैं सिंपली क्या कर सकता हूं? ये जो मेरे को वैल्यू दे रखी है ना, उसको मैं कैसे लिख सकता हूं? इसको पहले किलोवाट में लिखूंगा, तो मेरा 1100 कैसे आ रहा है? डिवाइड बाय 1000 टू सी इक्वल्स टू 1.1 किलोवाट आवर, सॉरी किलोवाट, है ना, 1.1 किलोवाट। अब इसको अगर मैं सिंपली टाइम से मल्टीप्लाई करूंगा, जो कि मेरा था 2 आवर्स, तो मेरा आ जाएगा 2.2 किलोवाट आवर। यस और नो? अब लास्ट टाइम तीसरी चीज हमें निकालनी है एनर्जी कंज्यूम्ड इन जूल्स, है ना। तो जूल्स में एनर्जी निकालने के लिए मेरे को एनर्जी कितनी लगेगी? 1100 वॉट, 1100 वॉट को। अब मेरे को पता है, ठीक है, कि मेरा जूल्स यानी कि एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम, है ना। अब एक चीज बताओ, क्या मैं सिंपली इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं? 2 से मल्टीप्लाई कर दूं मैं? आंसर सही आएगा? नहीं आएगा। इसको मेरे को टाइम को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60, आंसर क्या आएगा? जल्दी से बताओ। आंसर आएगा 3600 मल्टीप्लाई बाय 2 7200 सेकेंड्स। तो 1100 वॉट मल्टीप्लाई बाय 7200 सेकेंड्स, और इसका आंसर आएगा 7920000 जूस। ये आंसर इसका आएगा, ठीक है। आई होप आप सबका सही आंसर आया होगा, एंड जिसका नहीं आया
जल्दी से रीजन बताओ क्यों नहीं आया। तुम लोगों ने टाइम में 6 नहीं कराना इसको, 67 लाइक सेकेंड में कन्वर्ट नहीं कराना इसको, उसी वजह से नहीं आया तुम लोग का। जल्दबाजी रखते हो। अब किसी भी अप्लायंस के ऊपर एक रेटिंग लिखी होती है। रेटिंग क्या होता है? रेटिंग होता है उसका लिमिट, कि वो कितना करंट झेल सकती है वो अप्लायंस, कितना वो वोल्टेज झेल सकती है। तो पावर रेटिंग उसी तरीके से क्या कहती है कि किलोवाट में एक अप्लायंस कितनी पावर ले सकती है। जैसे एग्जांपल में एक 1500 वॉट की आयरन, ठीक है, आयरन आपकी वो रॉड नहीं मार रहा किसी को, 1500 वॉट की एक स्क्री, ठीक है, अब स्क्री में कुछ कहीं और दिमाग चला जाएगा। एक आयरन, ठीक है, जिससे कपड़े प्रेस करते हो वो, ठीक है, 1500 वॉट की एक आयरन अगर तुम्हें दी, वो तुम्हारी कन्वर्ट करेगी 1500 जूल्स ऑफ एनर्जी टू हीट एवरी सेकेंड। तो अगर तुम्हारे कपड़े तुम्हें ज़्यादा ही गर्म पहनने हैं तो ज़्यादा वॉटेज की आयरन ले लो, ठीक है। वहीं पे वोल्टेज में, वोल्टेज ये कह रही है कि कितना वो अप्लायंस वोल्टेज झेल सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक उसी सेम, ठीक है, किसी एक अप्लायंस में लिखा हुआ है कि वो 240 वोल्ट का करंट पे चल सकती है, तुम उसमें दे दो भाई साहब 300 वोल्ट। खुद बताओ, अगर तुम पूरे दिन में, ठीक है, 2 पराठे खा सकते हो, तुम खा रहे हो 6-6 7-7, जिंदा बचोगे? नहीं बचोगे ना। उस तरह ये भी कम जिंदा बचेगी, ठीक है, ये भी तो फूक जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी इनकरेक्ट वोल्टेज क्या कर सकती है? डैमेज कर सकती है अप्लायंस को, ठीक है, खराब कर सकती है। और स्टैंडर्ड जो हमारे घर में आती है, ठीक है, हमारे इंडियन हाउस होल्ड में आती है, वो आती है 240 वोल्ट, ठीक है, 235 से 240 वोल्ट के बीच में रेंज करती है, ठीक है। वहीं पे उसी तरीके से करंट भी आपका यही बताता है कि एक अप्लायंस कितना ज़्यादा करंट लेती है, वो कितना ज़्यादा करंट सप्लाई करती है अपने। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे जितने भी फोन्स की बैटरी होते हैं वो 5 एम्पेयर्स एंड 10 एम्पेयर्स की बैटरी पे चलते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा करंट वो सप्लाई नहीं कर पाते, ठीक है। एंड हमारे फोन्स की जितनी भी बैटरी होती है, ठीक है, वो आपकी 12 वोल्ट बैटरी होती है एंड 5 एंड 10 एम्पेयर्स की बैटरी होती है, ओके। आपने ज़रूर ये सुना होगा कि 5000 mAh बैटरी है ना, 10,000 mAh बैटरी। तो 10,000 है क्या? मिली एम्पेयर है, ठीक है। अगर mAh लिख रहे हो, mAh ऐसा मतलब है मिली एम्पायर, ठीक है, यानी कि 5000 मिली एम्पेयर mAh किसके बराबर होगी? 5 एम्पेयर में तो बराबर होगी, 1000 से डिवाइड कर लो, होगी नहीं होगी, है ना। तो कंपनी वाले पागल मानते तुम्हें, एक्चुअल में बैटरी 5 एम्पेयर की ही है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। किसी भी चीज की अब तुम लोग करंट कैलकुलेट कर सकते हो, तुम वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हो एंड उसका पावर एंड हीट इफेक्ट भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब एक क्लास कंडक्ट करते हैं, ठीक है। एक सिंपल सा रिलेशनशिप निकालते हैं पावर एंड वोल्टेज का, ठीक है। अब ये कहते हैं कि जितनी ज्यादा तुम्हारी पावर बढ़ेगी किसी का पॉइंट पे, उतनी ज्यादा वोल्टेज तुम्हारी स्क्वायर होती रहेगी, ठीक है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है एंड हमें पता है प्रोपोर्शनेट का साइन हटाना है तो पावर का फॉर्मूला वही V²/R आ जाता है, ठीक है। तो इसमें भी कई सारे क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन पावर एंड वोल्टेज। तो वहां पे तुम सिंपली यही सेम फॉर्मूला यूज करोगे कि पावर इज इक्वल्स टू V²/R। तो यानी कि अगर तुमने पावर इंक्रीज करी किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में तो उसका वोल्टेज का स्क्वायर इंक्रीज होता रहेगा, बट वहीं पे रेजिस्टेंस कम होता रहेगा, ठीक है। आई होप आपको ये ओके। अब हमारे घरों में एक 3 वायर सिस्टम यूज होता है, ठीक है। हमारे घरों में आने वाले हर एक अप्लायंसेस में, ठीक है, 3 वायर आपकी यूज होती है। सबसे पहले एक रेड कलर की वायर, दूसरी आपकी एक ब्लैक कलर की वायर एंड तीसरी आपकी एक ग्रीन कलर की वायर। जो आपकी रेड कलर की वायर होती है वो आपकी लाइव वायर होती है, ठीक है। लाइव वायर से ही आपका मेन इलेक्ट्रिसिटी आती है। आप रेड वाली वायर को ही पॉजिटिव वायर भी बोलते हो,
वहीं पे जो आपकी ब्लैक वाली वायर होती है वो आपकी नेगेटिव वाली वायर होती है, ग्राउंड की वायर, ठीक है। एंड न्यूट्रल वाली, ये वाली आपकी एक्चुअल में वो वायर होती है जो आपकी अर्थिंग प्रोवाइड करती है। अब अर्थिंग क्या होती है सर? अर्थिंग एक सेफ्टी मेजर होता है जो हर एक घर में इंस्टॉल होता है। मान लो गलती से तुम्हारे घर में ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड हो गया, तो तुम्हारा अप्लायंसेस में भी क्या करेंगे, वो जितना उनको यूज़ करना है वो यूज़ करेंगे, एंड बाकी द इलेक्ट्रिक करंट वो ये अर्थिंग के थ्रू वापस रिटर्न कर देंगे। एंड ये अर्थिंग क्या करेगी, ये वायर सीधा जाके तुम्हारे घर के बाहर जाके ग्राउंड में, जमीन में लगी होगी, ठीक है। एंड जमीन में जाके अर्थ में वो करंट छोड़ देगा। अब तुम तो बोलोगे कि सर अगर अर्थ में करंट छोड़ देगा तो हमें नहीं लग जाएगा, हमें करंट नहीं लग जाएगा। तो बेटा ऐसा नहीं है, ठीक है। अर्थ जो है बहुत ही इजीली इस पूरे करंट को डिसिपेट कर दी, यानी कि फैला देती है, जिससे ये एक सेफ तरीका बन जाता है एक्स्ट्रा करंट को निकालने का। ओके, आई होप आपको ये चीज अच्छे समझ में आई होगी। लास्ट चीज, आप सबके घरों में, ठीक है, यूज होते हैं एमसीबी सर्किट ब्रेकर्स, जो आपके एक्स्ट्रा करंट को, आपकी अप्लायंसेस को एक्स्ट्रा करंट से सेव करते हैं ट्रिप खो के, है ना। अब सेफ्टी मेजरमेंट मिजाइल्स की बात करते हैं। आपकी इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, काफ़ी डेंजरस चीज़ है, ठीक है। कैसे डेंजरस है, ठीक है, आपके घरों में आने वाला जो करंट होता है, ठीक है, आपको कभी भी उसको वेट हाथों वजह से, गीले हाथों वजह से टच नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि पानी जो आपका नलके का पानी आता है जिसमें आपके मिनरल्स होते हैं, वो आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। अगर आपने गीले हाथों से करंट करा, प्लग वगैरह में छुआ, तो हो सकता है बाई चांस कि आप तक भी इलेक्ट्रिसिटी आ जाए, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, आपको भी शॉक लग सकता है, ठीक है। एंड हमारा हार्ट जो है वो एक करेक्ट रिदम पे काम करता है, ठीक है, उसकी बीट एक प्रॉपर रिदम पे काम करती है। तो इलेक्ट्रिक करंट उस रिदम को खराब कर सकते हैं, जिससे क्या हो, आपको हार्ट अटैक तक आ सकता है। तो इलेक्ट्रिसिटी के साथ हमेशा में सेफ्टी प्रिकॉशन लेना चाहिए। अब क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशन लेना चाहिए? सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी से हमें शॉक लग सकता है, इलेक्ट्रिसिटी से आग वगैरह तक लग सकती है, ठीक है। अगर मानो किसी भी एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस में बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस हुआ, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिक अप्लायंस वगैरह जल सकती है, जिसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे आग भी वो पकड़ सकती है, ठीक है, और आसपास की चीज़ों को भी आग लग सकती है, ठीक है। साथ साथ अब इनसे हम बचें कैसे? तो सबसे पहले मैंने जैसे आपको बताया कि वेट हैंड से कभी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस को नहीं छूना चाहिए, या गीले फ्लोर पे कभी भी नंगे पैर नहीं खड़ा होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, आपको हर एक अप्लायंस को प्रॉपर अर्थिंग के साथ यूज करना चाहिए। तो अब तो तुम बोलोगे मेरे को कि सर हमारे जो घर हमारे जो फोन के चार्जर्स होते हैं, जैसे ये वाला चार्जर है, इसमें तो कोई भी अर्थिंग की है ही, हमारा थर्ड वाला प्लग वो तो है ही नहीं अर्थिंग का। तो बेटा ऐसे जो चार्जर्स होते हैं ना, ये बस कन्वर्जन का काम करते हैं। इनमें ऑलरेडी इनबिल्ट सिस्टम होता है कि ये उससे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी ले ही ना, ठीक है, इसलिए ये एक सेफ टू यूज़ टूल होते हैं, ठीक है। तो और इसमें इसलिए प्रॉब्लम नहीं आती। बट वहीं पे अगर आप घर में प्रेशर कुकर यूज़ करो, या फिर आप इलेक्ट्रिक अप्लायंस, आपके प्रेस्टीज, आपके जितने भी वो कुकवेयर्स होते हैं, ठीक है, आपकी हीटर हो गया, पर टोस्टर हो गया, उनमें आपको अर्थिंग की वायर मिलती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में करंट आपका यूज़ होता है, ठीक है, जो कि डेंजरस हो सकता है इस वजह से, ठीक है। साथ साथ आपको क्या करना है, एक ही सॉकेट को ओवरलोड नहीं करना मल्टीपल हाई पावर डिवाइसेस से। आपने सोचा कि आपने एक हाई पावर वाला आपने सॉकेट लगा लिया घर में, एसी वाला, उसमें आपने एक वो एक्सटेंशन बोर्ड लगा के उसी में आपने 4 चीज़ें लगा दी, 4 एसी और लगा दिए, बेटा घर ऐसे बम की तरह फट जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं करनी है। और साथ साथ घरों के सारे जितने भी इलेक्ट्रिकल रिपेयर वगैरह होते हैं वो आप क्वालिफाइड इलेक्ट्रिशियन से करवाओ, ठीक है, खुद पेचकस लेके खोलने का मतलब बताओ। और अर्थिंग वगैरह, लीकेज वगैरह के खिलाफ आप अच्छे से अर्थिंग करवाओ घर में, ठीक है। साथ साथ सारी अप्लायंसेस को जो आपकी यूज़ में नहीं है ना, आप कई बार क्या करते हो, गया एसी चलाते हो घर में, घर से बाहर चले एसी चालू छोड़ दिया है ना, बस क्या करते रिमोट से उसको ऑफ कर दे, तो वो चीज़ नहीं रहती, उसकी वजह से
वो अप्लायंसेस भी खराब हो गए, आपके घर में आग तक लग सकती है, तो ये भी नहीं। फिर वो स्टेज में अब मानो बाय चांस किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग गया, ठीक है, तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको फर्स्ट एड किट हमेशा रेडी रखनी है ऐसे, और जिस बंदे को भी आपका करंट लगा है उसको आपको टच नहीं करना जब तक पावर सोर्स बंद ना हो जाए, ठीक है। आप सोचो वो बंदा चिपका हुआ उसको पकड़ के खींच, नहीं, आप भी उसके साथ चिपक जाओगे, तो ये चीज नहीं करनी। पावर सोर्स को बंद करना है एंड उसको थोड़ी देर के लिए बिठा देना है, ओके। और इमरजेंसी सर्विसेज को आपको मेडिकल लाइक जितने आप एम्बुलेंस एंड हॉस्पिटल वगैरह पे लेके जाने हैं उसको, ठीक है। और अगर बंदा वो जो पर्सन है वो सांस नहीं ले पा रहा तो उसको सीपीआर देना है, ठीक है, ओके। तो ये चीजों से वो रिकवर हो जाएगा, ओके। आप अच्छे से सुनिए होगी। अब इस चैप्टर का हमारा एक और टॉपिक होता है, ठीक है, जो कि एसी एंड डीसी करंट। अब एसी करंट क्या होता है? ऑल्टरनेटिंग करंट। एंड डीसी करंट का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। हमारे घरों में जो करंट आता है, ठीक है, जो ग्रिड वगैरह से आता है वो होता है ऑल्टरनेटिंग करंट, ओके। एंड वहीं पे जो हम बैटरीज वगैरह में यूज करते हैं वो होता है डायरेक्ट करंट। अब डायरेक्ट करंट और ऑल्टरनेटिंग करंट में फर्क ये होता है, डायरेक्ट करंट जो होता है वो शॉर्टर डिस्टेंस के लिए स्टोर करने के लिए ज्यादा एफिशिएंट होता है, वहीं पे ऑल्टरनेटिंग करंट आपका लॉन्गर डिस्टेंस, ठीक है, आपका जो घर में बिजली आ रही है ना, घर में जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो आपके पड़ोस वाले घर से नहीं जनरेट होकर आ रही, वो काफी दूर से, ठीक है, जनरेटर वगैरह से जनरेट होती है, वहां से वायर्स के थ्रू, बहुत ही थिक वायर्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट करी जाती है और आपके घर के पास के ट्रांसफार्मर तक भेज के फिर आपके घर तक आती है वो, ठीक है। तो ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस एसी करंट ज्यादा एफिशिएंट होता है, ठीक है। बट वहीं पे एक चीज देखोगे, एसी करंट जो होता है वो ज्यादा डेंजरस होता है। क्यों? क्योंकि जो एसी करंट होता है वो आपकी मसल्स को कंट्रैक्ट कर सकता है और रिलैक्स रहता है रिपीटेडली, जिसकी वजह से उसको लेट गो करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। आप अगर अपने घर के लाइक प्लग वगैरह में किसी को होगा, किसी को आपका एक्सपीरियंस होगा, तो अगर आपको कभी शॉक लगा हो, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी आपको झटका लगा होगा, वो एकदम से नहीं छोड़ रहा है ना, वो चिपकाए रखता है। क्यों? क्योंकि आपकी मसल बहुत जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स हो रही होगी, इस वजह से, ओके। साथ ही साथ एसी करंट आपके लाइक हार्ट की नॉर्मल बीटिंग को खराब कर सकता है और आपको हार्ट अटैक तक दे सकता है। साथ साथ आपके घरों में आने वाला जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, ठीक है, एसी करंट, वो होता है 240 वोल्ट तक का, 240 वोल्ट का एसी करंट होता है, जो बहुत ही हाई वोल्टेज का होता है, ओके। आप नॉर्मली इसको छू तक नहीं सकते। नॉर्मली जो आपके लिए आपने जो आपकी कार्स वगैरह में यूज होने वाली बैटरीज होती है उनमें खाली 12 वोल्ट का करंट होता है, तो ये काफ़ी हाई वोल्टेज है, तो ये काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर सकती है आपकी बॉडी इस वजह से, ठीक है। तो यही बात थी, ठीक है। अब अगर आपको मैं एम्प मीटर वोल्ट मीटर के एक डायग्राम में कहूँ, यहाँ पर ये लेफ्ट में यूज होने वाला एम्प मीटर है, ठीक है, ये आपका करंट को मेजर करता है। वहीं पे राइट में मेरे पास यहाँ पे वोल्ट मीटर है जो मेरे किसी भी सर्किट में वोल्टेज को मेजर करता है, ओके। आपके इसमें जितने भी रेड वायर है ये आपके डिफरेंट डिफरेंट पॉजिटिव एंड्स है एंड ब्लैक वायर आपका नेगेटिव एंड, वही इसमें भी रेड वाले आपके पॉजिटिव एंड है, ब्लैक वाले नेगेटिव एंड है। एंड यहीं पे अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ने क्या कर रहा है, सारे तरह की जितने भी मेजरमेंट डिवाइसेस हैं उन सबको कंबाइन कर दिया है किसमें, एक सिंगल डिवाइस में, जिसको हम बोलते हैं मल्टीमीटर, ओके। अब यहाँ पे जो राइट में है वो मल्टीमीटर एक्चुअली, ठीक है। यहाँ पे एक डायल होता है जिसमें अलग 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 मोड्स होते हैं एंड आपको दो ऐसे स्टिक्स दे भी जाती है। आप इसको किसी भी सर्किट किसी भी डिवाइस का कनेक्ट करोगे, रेड वाले को पॉजिटिव पे, ब्लैक वाले को नेगेटिव पे, तो उसकी रीडिंग उस मोड के हिसाब से देगा। आपको करंट मेजर करना है करंट मेजर कर लो, वोल्टेज मेजर करना है वोल्टेज मेजर कर लो, ठीक है। नहीं तो आप इसमें रेजिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं, इवन पावर तक, ओके। बट वहीं पे आपका ओम मीटर खाली आपका रेजिस्टेंस मेजर करता है किसी भी एक सर्किट में। आप किसी भी एक इसको लाइक
किसी भी बल्ब के साथ या फिर किसी भी एक रेजिस्टर के साथ कनेक्ट करोगे तो वो उसका रेजिस्टेंस आपको मेजर करके देगा। अब जिस तरीके से हम रेजिस्टर्स को सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट करके दे, उसी तरीके से हम हमारी सेल्स को भी सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट करते, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि अगर मैं एक से ज़्यादा सेल को आपस में कनेक्ट कर दूँ तो वो क्या बना लेते हैं, बैटरी, राइट। तो यहाँ पे चलो मैं 2 सेल बना लेता हूँ, ओके। मैं यहाँ के 2 सेल बना लेता हूँ। ओके, मेरे पास यहाँ पे 2 सेल हो गए, ठीक है, ग्रेट। ये दोनों सेल का पॉजिटिव एंड ये इसका भी पॉजिटिव, ये इसका नेगेटिव, ये इसका नेगेटिव। अब अगर माने सबसे पहले सीरीज कनेक्शन में क्या होगा, मैं एक सेल का पॉजिटिव एंड दूंगा और उसको दूसरे सेल के नेगेटिव एंड से कनेक्ट कर दूंगा, जिसकी वजह से क्या होगा, मेरे पास एक तो नेगेटिव एंड मिल गया मेरे को और एक मेरे को पॉजिटिव एंड मिल गया, ओके। ये हो गया मेरा सीरीज कनेक्शन। अब मेरे को अगर इस बैटरी को कहीं भी किसी भी जरूरत यूज करना है, मैं नेगेटिव को वहां पे कनेक्ट करूंगा एंड पॉजिटिव को यहां पे कनेक्ट करूंगा, ठीक है। अब इससे फायदा क्या होगा, मेन फायदा मेरे को ये होगा कि जो मेरी वोल्टेज है पूरी सर्किट की वो बढ़ जाएगा, बट करंट मेरा सेम रहेगा, ओके। वोल्टेज इज एडेड एंड द करंट कैपेसिटी रिमेन्स द सेम। बट वहीं पे अगर मेरी ये चीज मान लो पैरेलल में करी होती, पैरेलल में सर्किट देखे हुए, ठीक है। पैरेलल में आप क्या करोगे, आप एक सेल के पॉजिटिव को पैरेलल में हमें एक सेल के पॉजिटिव को दूसरे सेल के पॉजिटिव से कनेक्ट करा एंड एक सेल में नेगेटिव को दूसरे सेल के नेगेटिव से कनेक्ट करा, जिसकी वजह से आपको क्या मिल गया, एक पॉजिटिव एंड मिल गया बैटरी का एंड एक नेगेटिव एंड मिल गया। एंड इससे फायदा ये होगा, ये जो इससे फायदा ये होगा कि जो आपका पूरी बैटरी का वोल्टेज है वो सेम रहेगी बट करंट कैपेसिटी बढ़ जाएगी, ओके। आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ में आई। तो आप सीरीज कनेक्शन बैटरी आप कब यूज करोगे, जब आपको हायर वोल्टेज चाहिए, पूरे सर्किट में ज्यादा वोल्टेज चाहिए एंड करंट आपको कांस्टेंट चाहिए। बट आप पैरेलल कनेक्शन तब यूज करोगे जब आपको करंट ज्यादा अमाउंट में करंट चाहिए लॉन्गर ड्यूरेशन से, ओके। अब इसी के साथ हमारे चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। आई होप आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा एंड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई हो। अगर कोई भी आपको डाउट है प्लीज आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पढ़िए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।